अच्छा, जो प्रॉपर्टी लॉ है ललिता, ये किस पे लगता है बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी पे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे? सर ये दोनों पे लगता है। दोनों पे लागू होता है। हाँ जी। और हम्म। सर के ही आगे इसमें कंटिन्यूएशन में कहना चाहूंगी, हमने इनटेंजिबल टेंजिबल ये सारा कुछ पढ़ा था, और डेफिनेशन ऑफ हम्म। एक्सचेंज भी पढ़ा था, उसके एसेंशियल्स। और इसके अलावा हम्म। पार्टनरशिप की भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी कि पार्टनरशिप किस टाइप के होते हैं, कैसे पार्टनर्स हम्म। होते हैं, कितने तरह के, और डिफरेंस क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में, कंपनी में। देन एलएलपी भी हमने पढ़ी थी, लिमिटेड लायबिलिटी, हम्म। ये जो है पार्टनरशिप, इन सब चीजों का हाँ, राइट्स लास्ट एंड। क्लास पे है। हाँ जी, लास्ट क्लास में ये हाँ, वो सारा कुछ। लास्ट सब्जेक्ट है जी। जी। कैसे हम एक पार्टनर की उसकी लायबिलिटी और राइट्स होते हैं, कैसे डिसोल्यूशन होता है किसी भी फर्म का, एक्सपल्शंस के क्या रूल हैं पार्टनर के लिए, क्या आउटगोइंग पार्टनर्स के राइट हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स मैंडेटरी है या नहीं है, क्यों कराना चाहिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे करते हो, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। और सेल ऑफ गुडविल हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये सब कुछ किया था हमने। और हम्म। आज हम लोगों ने डॉक्ट्रिन और मॉर्टगेज पे करना था आगे, हम्म। कि ये तो करेंगे। मोर्टगेज का मतलब होता क्या है, अगर सिंपली हम गिरवी मोर्टगेज रखना, समझे? गिरवी रखना किसी चीज को। हम्म। तो गिरवी मोर्टगेज और रखना जो लीज कि में क्या फर्क होता है? क्या सर? सॉरी। मोर्टगेज और लीज में क्या फर्क होता है बेटा ललिता? लीज तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको पेमेंट के बाद उसका यूज के लिए आप इंटाइटल होते हो। और जो मोर्टगेज हम्म। होता है वो ये है कि जैसे मैंने कोई लोन लिया कोई अपनी पर्टिकुलर चीज मोर्टगेज करके, तो जैसे ही मैं उसको हम्म। रिटर्न कर दूंगी मुझे मेरी चीज वापस मिल जाएगी। आई कैन क्लेम दैट बैक। और मॉर्टगेज जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, और वो जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। लीज मूवेबल के लिए होता है। जी। नहीं, दोनों के लिए होता है वो, बट इसमें इमूवेबल के लिए होगा वो। हम्म। नहीं मतलब, जो लीज है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है, और जो मोर्टगेज है दैट इज हम्म। फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। या बोथ सर? नहीं, क्या दोनों रहेगा? दोनों के लिए जो है लीज अच्छा जो है अच्छा। दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। इसमें ओके। जो है आप जो है हम्म। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होगा, मॉर्टगेज जो है, हाँ भाई, मॉर्गेज। जी जी। मोर्टगेज ही मूवेबल के लिए होता है। जी। ठीक है, अच्छा बताया बेटा। हम्म। आज बच्चे आएंगे नहीं क्या बेटा? आज दो ही बच्चे हो आप। अब क्या बताएं चलिए सर, सर? आना तो था। एवरीबडी इज अवेयर। संडे का दिन है ना, कोई किस सोते संडे थोड़ा रेस्ट कर लें। सर 12 बजे रेस्ट कहाँ होता है, आफ्टरनून हो गई अब तो। सर सर अभी तक तो हमने सही पांच बात छह है। काम निपटा दिए हैं, क्योंकि वर्किंग वाले को तो एक दिन ही मिलता है, सारा काम संडे को ही करना होता है। हाँ, सही बात, सही बात है। हम्म। सर आप शुरू करो, कोई आएगा तो वो हाँ बीच में इन हाँ, बिटवीन बिल्कुल। ज्वाइन करेगा जी। हम्म। ठीक है, फिर जैसे कोई ज्वाइन होता है ना बेटा, एक बार मुझे बताना। नहीं तो मैं पूछ लूंगा ना अभी कौन कौन ज्वाइन है बीच बीच क्लास में। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ बेटा आपको, आपने वो लिंक से तो खैर देख लिया होगा पहले, तब तक यही बता देता हूँ। ठीक है, ये लिंक तो आप सबके पास आ रखा होगा पहले से, आपने पिन कर रखा होगा इस लिंक को। हाँ जी, ये तो है हमारे पास हाँ, आ गए क्वेश्चन सर, आ पेपर्स गए। का। अब जैसे मैं प्रॉपर्टी लॉ का दिखाता हूँ जो पेपर आया था, एक बार देखते हैं इसको, थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे इसमें। यहाँ आपको टैप करना है, पेपर ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो डाउनलोड करके अगर प्रिंट निकालना है प्रिंट कर लो, अगर ऑनलाइन सॉल्व करना है बेटा, अगर आप ऑफिस के लिए जाते तो मेट्रो में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप पेपर में क्या क्या चीजें इन्होंने डिस्कस की। थोड़ा सा प्रॉपर्टी लॉ का पेपर थोड़ा सा टेढ़ा आता है, थोड़ा सा आता है, ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते इसमें। एक बार पेपर को देखते हुए चलते हैं, जैसे कि अभी कौन ज्वाइन हुआ है? रविंदर ज्वाइन कर लिया सर। अच्छा अच्छा, रविंदर, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था बेटा, आप बताएंगे एक बार? गुड मॉर्निंग सर। सर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन मॉर्निंग वगैरह बेटा। पढ़ा था। तो प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें पढ़ी थी? प्रॉपर्टी लॉ में हमने क्या क्या कवर कवर अप कर लिया था? मैं थोड़ा पेपर दिखा रहा हूँ जो पिछले साल आया था हाँ हाँ। बेटा। ठीक है, इसको एक बार देख अरे लेना। जैसे अगर मैं उस वगैरह एनफोर्समेंट की, क्या बेटा?
डेट्स और सेक्शन भी आए हैं काफी। सेक्शन तो पूछेंगे देखो। मेनली अब सर जैसे जैसे सेक्शंस ही आपका है सर। हम्म आगे इसको एक रिक्वेस्ट हम्म। करूंगा कि आगे का हाँ हम जो बिल्कुल। क्लास लेंगे वो हम हम्म बीआर एक्ट से ही ना पढ़ें, क्योंकि आप 3 साल का पैटर्न देखेंगे ना, तो मेनली हम्म कितने टोटल सेक्शंस है, सेक्शंस कितने चैप्टर है, ये चैप्टर किससे हम्म बिलोंग करता है। 90% जो हम्म। क्वेश्चंस है सारे यही आ रहे हैं। और अब तो क्लियर होगा कि ओएमआर से ही एग्जाम होगा। हाँ आई जी। थिंक अब वी और तो शुड गो क्लियर विथ हो गया। देयर एक्ट। बिल्कुल सर, जी मैं बेयर सम एक्ट ज्यादा यूजफुल रहेगा। हाँ। बिल्कुल। मैं समझता हूँ बेटा बेयर एक्ट यूजफुल रहेगा, पर अगर मैंने बेयर एक्ट से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ना, तो पूरा 1 महीने में या फिर 2 महीने में एक बुक कंप्लीट होगी। लेकिन सर तो देखो मुझे अभी जैसे, 60 में जल्दी हो जाएगा सर, वो हाँ नहीं जी। लगेगा उतना टाइम, मैंने पढ़ के देखा है, उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सर सबसे बड़ी बात, जैसे अभी एक दो क्लास में हमारी एक बुक खत्म हो रही है, तो अगर आप हम्म वैसे भी देखें ना, जैसे मैं भी अभी ऑफिस में भी कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत टाइम दूं, क्योंकि घर के भी बहुत काम होते हम्म हैं। हम मोस्टली सारे सही बात वर्किंग है। प्रोफेशनल्स हैं। तो वो हम्म। सिलेबस उस हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाता है, कवर अप नहीं हो पाता। तो अगर बेयर एक्ट में चलेंगे तो हम टू द पॉइंट रहेंगे चीजों पे। ठीक है बेटा, मैं वैसे भी आपको जो BNSS और BSA वो बेयर एक्ट से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है सर। इनफैक्ट हाँ जो उसी प्रॉपर्टी आपका एक्ट में भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत ही सारे सेक्शंस हैं। क्योंकि ये तो जनरली, चलो हम डिफरेंसेस वगैरह थियोरेटिकल क्लासेस चल रही हैं तो वो चलता है। हम्म बट अगर आप हम्म। प्रॉपर्टी एक्ट का भी बेयर एक्ट देखते हैं तो उसमें सेक्शंस की भरमार है, बहुत ज्यादा है। और क्वेश्चन भी उसी से ही आए हैं। 90% क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड है। सारे सेक्शन, चैप्टर, इनेक्टमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट, यही है सारे। हम्म अब सर एक चीज और बोलनी है मुझे। अभी जब हम गए बिल्कुल। थे वाइवा के टाइम पे, तो हमें वहां पे ब्रजेश सर ने ये बोला था कि हमें ये ओएमआर वाली ये नहीं पढ़नी चाहिए जो कुमार की बुक्स सप्लाई हो रही हैं, लेकिन हमें इंस्टीट्यूट से मिलती वही है। तो वो जो स्टडी मटेरियल है दैट शुड आल्सो बी प्रॉपर, कि भाई कंप्लीट होना चाहिए वो। हम्म। एक बार बेटा आप ही नीतू मैम से बोलो, ठीक हाँ है। नहीं, मैं नीटू मैं मैम का कई बार फोन पे वो अवेलेबल नहीं होती हैं, मैसेज ड्रॉप कर दिया जाता है। क्योंकि अभी तो देखो जो बुक्स आई हैं वो भी हमें नहीं इशू हुई हैं, उसका भी इशू होना है। और फिर सिलेबस भी पूरा, नोट्स अलग चीज है लेकिन बेयर एक्ट इससे पूरी तरह अलग है। ठीक है बेटा, फिर बेयर एक्ट से कराता हूँ मैं, ठीक है। हाँ अभी जी। इसको पढ़ ओके लेते सर, हैं वो हम। ज़्यादा बेटर रहेगा जी। इसके बाद वैसे भी आपका एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज है। और उसमें जनरल क्लॉजेज है, वो तो हम वैसे ही पढ़ेंगे। फिर आपका ज्यूरिप्रूडेंस है, लीगल थ्योरी। इसके बाद टैक्सेशन है, टैक्सेशन में वैसे ही कराऊंगा आपको बेयर एक्ट से। फिर BNSS और BSA, मतलब जो हम प्रॉपर्टी लॉ, बेटा देखो कॉन्ट्रैक्ट जो हमने पढ़ा है ना पार्ट 2, वो पूरा बेयर एक्ट से ही पढ़ा है मैंने। वो इक्का दुक्का डिफरेंस हो गया तो अलग बात है। प्रॉपर्टी लॉ है वो भी काफी हद तक बेयर एक्ट का। हाँ देखो कुछ एक आधा चीजें अलग से पूछ लेते हैं, जैसे सर सेक्शन हो गया। हाँ, इसमें क्या था, अब की बार जैसे हम पीछे गए भी थे एग्जाम देने, अगर हम्म उसके 10 पॉइंट हैं तो उन 10 के अलग अलग सेक्शंस है, सेक्शंस के सब पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे। अगर ये तो ये सेक्शन, अगर वो तो ये सेक्शंस, इसलिए जो कि नोट्स में वो चीज इतनी क्लियरली मेंशन नहीं होती। हम्म, ये नोट्स समझ रहा हूँ बहुत, मैं आपकी सर बात। एक चीज और, ये हम्म नोट्स बहुत यूजफुल होते अगर हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो। बट जब हाँ भाई यस पर्टिकुलर, ट्रू। हाँ जी, जब एक स्पेसिफिक चीज पूछी जाती है तो वो यस और नो के अलावा उसमें कोई ऑप्शन दूसरा होता ही नहीं है बीच में। हम्म सर कोई 52 नहीं का एक आप, बार, हाँ मैं हाँ जी। समझ रहा हूँ बेटा आपकी बात। टेंशन मतलब ऐसे भी जो टैक्सेशन है ना बेटा आपका, हाँ क्योंकि जी। टैक्सेशन काफी बड़ा है, तो इसमें तो मैं अपने
थोड़ा इजी उससे करवाता हूँ कि थोड़ा थोड़ा समझ, क्योंकि टैक्सेशन शायद आप में से किसी ने पहले पढ़ रखा है नहीं, बीकॉम में। हम लोगों ने नहीं पढ़ रखा। नो सर, नो सर। हाँ, तो उसमें थोड़ा बेसिक से ही कराना पड़ेगा मुझे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। रही बात बेटा बीएनएसएस की और बीएसए, जो सीआरपीसी है और आपका क्या कहते हैं, ये एविडेंस एक्ट है, ये तो हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे। इसके अलावा सिविल प्रोसीजर कोड है बेटा, जो आपका सिविल प्रोसीजर कोड चेंज नहीं किया गया है। ये सिविल्स के लिए होता है, सिविल सूट्स के लिए होता है, कैसे सम्मन होता है, वारंट होता है। इसके बाद आपका आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और जनरल क्लॉजेस 1937, फिर ज्यूरिप्रूडेंस और लीगल थ्योरी। ये मैं देखता हूँ बेटा, पहले मैं खुद से हाँ देखूंगा जी, बेयर एक्ट आज तो कैसे सर है। आज की क्लास शुरू कर लेते हैं, कोई नहीं वो तो। हम्म। बाकी हाँ, नेक्स्ट क्लास के लिए बेटर रहेगा कि भाई बेयर एक्ट पे ही आ जाएं हम लोग। अच्छा, जैसे जैसे आप बच्चों ने जो बेयर एक्ट किया है बेटा, इसको एक बार आप भिजवाएंगे नीतू मैम को, मुझे भेजेंगे, मैं देखूं कैसे पढ़ा आपने बेयर एक्ट, जो नहीं आपको इजी लग रहा है। नहीं, देखो मैंने तो देखिए, बुक वैसे पब्लिशर से मंगाई, तो पूरी की पूरी बुक को तो मैं कैसे भेजूं, वो तो हम्म। पॉसिबल ही नहीं। नहीं, बट मैं नहीं, मैंने फ्रंट। मैं मैंने जो पढ़ा है ऑनलाइन ही डाउनलोड हम्म। करके, जो है ना, बेयर एक्ट का, इंडिया हम्म। कानून का है उसका, तो इमीडिएटली है कि उसमें कितने चैप्टर है सर टोटल, एक पीडीएफ एक मिल सेक्शन जाएगा ऑनलाइन, है। आप वो फाइनल पर्टिकुलर सेक्शन पीडीएफ जो है सर्च वो करेंगे ना बहुत गूगल अच्छा पे। है और टाइमली हो जाएगा वो। हम्म। वो क्या क्लियर है, रविंद्र उसमें आप एक कुछ एक चीज कह, बिल्कुल क्लियर है। मैं समझ जाऊं आपकी बात, रविंद्र आप कुछ कह रहे थे। सर मैं कह रहा हूँ जो भी बेयर एक्ट है ना वो सारे पीडीएफ में अवेलेबल हैं ऑनलाइन। हाँ हाँ, आप वो वो मैं से समझ गया। बेयर एक्ट लिखें। मैं हाँ ठीक है, देखता हूँ, इंडियन कानून से देखता हूँ मैं, ठीक है। तो 52 का एक बार आंसर बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने पिछली क्लास में वेस्टेड और कंटीजेंट इंटरेस्ट किया था। रविंद्र आप बताएंगे क्या होता है वेस्टेड और कंटीजेंट इंटरेस्ट? सर, दो तरह के इंटरेस्ट हो गए, वेस्टेड और कंटिजेंट। कंटिजेंट क्या होता है, किसी कंडीशन पे डिपेंड होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी बट आफ्टर दैट कंडीशन इज मेट। अभी वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब कि उसका पोजीशन है वो एंजॉय कर रहा है फॉर द टाइम भी। आपने लास्ट टाइम अपनी 52 का उसमें आंसर। एग्जाम्पल से सिखाया था कि ए ने अपने टेस्टिमनी विल लिख दी कि ये प्रॉपर्टी बी के पास रहेगी बी के लाइफ टाइम तक, और उसके बाद सी पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो बी का वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा और सी का कंटिजेंट इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है। तो 52 का एक बार आंसर बताओ बेटा, ललिता, वेद व्यास, रविंदर। ये क्या है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है कि कंटिजेंट इंटरेस्ट है? सर एक कंटिंजेंट है सर, कंटिंजेंट कंटिजेंट है सर, ये तो कंटिंजेंट है। कंडीशन है ना। बच्चे ने इसमें वेस्टेड है, वेस्टेड ही टिक कर रखा है, नहीं नहीं, वेस्टेड तो नहीं पूरा आना चाहिए सर, गलत 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 है। कंटिजेंट ही है आना सर, चाहिए। गलत है। हाँ इट्स हाँ, वही कंटिंजेंट गलत। 100%। ठीक है। नहीं, सही है बेटा, वेस्ट कंटिजेंट ही है। इसके बाद देखो, ये जो पेपर है ये थोड़ा सा आपका इस लेवल का आया है, ठीक है। सेक्शन की लिस्ट मैं भेजता ही हूँ, तो आपको भेज भी रखी है सेक्शन की लिस्ट, चेक करना आप। सेल के सेक्शन में है। इसके बाद कितने तरह के मोर्टगेज हैं, टोटल 6 तरह के मोर्टगेज, आज मोर्टगेज के सिक्स। बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक। देखो बेटा, मैं बेयर एक्ट इसलिए नहीं कराता ना, क्योंकि शुरू से किसी को पसंद आई नहीं। अब अगर आप कहते हो तो मैं करा देता हूँ बेयर एक्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रुको एक मिनट, स्टार्ट करते हैं हम। हम्म। तो देखो हम कहाँ पे थे, एक मिनट। हमने पिछली क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस की थी बेटा, कि ट्रांसफर क्या होता है। ट्रांसफर का मेनली एक मतलब हम समझे तो सेल करना, ठीक है। ट्रांसफर एक लॉ वर्ड है, सेल के टर्म्स में सेल आपका एक इंग्लिश वर्ड है। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, जैसे रिवाइजन और रिमाइंडर। तो रविंदर हमें बताएंगे कि रिवीजन और रिमाइंडर में क्या फर्क है बेटा? सर रिवीजन में प्रॉपर्टी चली जाती है, रिमाइंडर में प्रॉपर्टी ओनर के पास वापस आ जाती है। ऐसा है वेद व्यास क्या? नहीं, जस्ट अपोजिट बोल रहे सर।
Opposite जस्ट हो गया क्या? अपोजिट, या हाँ अपोजिट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा अपोजिट हो गया। एक बार वेद व्यास आप थोड़ा एक्सप्लेन करना। रिवर्जन में जो है प्रॉपर्टी जो फर्स्ट ओनर को ही मिलता है। जैसे कोई 5 साल हम्म के लिए लीज दिया, उसके बाद वापस वो प्रॉपर्टी उसको आ जा रही है, दैट इज रिवर्जन। रिमाइंडर की केस में ऐसा नहीं होता, जैसे ये किसी को दिया है, उसके जीते जी वो उपयोग करेगा, फिर वो थर्ड पार्टी को जा रहा है, हम्म। ठीक है, तो जैसे कि रिमाइंडर बेटा में हम आएगा। एक एग्जाम्पल से पढ़ सकते हैं। राजू एक ऑनर है लाइन का, उसने श्याम को लीज पे दे रखा है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। Here, after the expiry of 5 years, the lease will come to end and the property revert back to the lessor. जो प्रॉपर्टी वापस चली जाती है उसको रिविजनर या रिविजनरी इंटरेस्ट कहते हैं। रिमाइंडर में क्या होता है बेटा, जो थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, जैसे अर्नब एक ऑनर है, इसने कंगना को लाइफ के लिए दिया है, फिर रंगोली के पास जाएगा। अब इसमें जो इंटरेस्ट कंगना का है वो तो लिमिटेड है, क्योंकि वो तो लाइफ तक है। जितनी कंगना की लाइफ वो जितना जिंदा रहेगी, कंगना उसको एंजॉय करेगी। कंगना का एक लिमिटेड इंटरेस्ट, ही कैन नॉट सेल अवे द प्रॉपर्टी। कंगना राइट इज ओनली टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। इफ ही सेल्स द इंटरेस्ट इट विल बी वैलिड as long as he is alive. So after Kangana death, the property will go to the Rangoli. The interest is called the remainder. क्लियर है बेटा? इसके बाद देखो वेस्टेड और कंटीजेंट इंटरेस्ट, हम पिछली क्लास में डिस्कस किया था। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता था, जो किसी कंडीशन पे बेस्ड नहीं होता था। इसके सेक्शंस को पढ़ के चले जाना। जैसे सेक्शन 19 आपका वेस्टेड इंटरेस्ट में आता है, कंटीजेंट आपका सेक्शन 21 में आता है। ये बेटा सर्टेन इवेंट पे होता है, आपका असर्टेन इवेंट में होता है। ठीक है, ये आपका ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल दोनों है। ये आपका ट्रांसफरेबल हेरिटेबल, मतलब ट्रांसफरेबल है पर हेरिटेबल नहीं है। इसमें प्रेजेंट इमीडिएट राइट है, इसमें ऐसा कोई प्रेजेंट राइट ऑफ इंजॉयमेंट नहीं है। अगर हम एक बार एग्जांपल से समझे तो वेस्टेड इंटरेस्ट यानी कि जो इवेंट होने वाला है, जैसे एक्स ने एक प्रपोजल रखा है अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, जब सेकंड पार्टी 20 ईयर्स की हो जाएगी, तो ये बेसिकली क्या है, वेस्टेड, क्योंकि एक सर्टेन इवेंट पे बेस्ड है। वहीं कंटीजेंट इंटरेस्ट की बात करें तो एक्स ने एक प्रपोजल रखा अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर सेकंड करने का, जब वो कंस्ट्रक्ट कर लेगा प्रॉपर्टी को। तो इस कंडीशन में क्या है, कंस्ट्रक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जैसे हमने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था बेटा फर्स्ट ईयर में, तो सेम आपका कंटीजेंट इंटरेस्ट है। इसके बाद देखो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, इसमें बेसिकली आप अच्छा ट्रांसफर ऑफ रविंद्र हमें बताएंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बेटा मूवेबल और रिमूवेबल दोनों पे अप्लाई किया जाता है। सर इमूवेबल। बताओ वेद व्यास, हाँ, दोनों पे होता है इमूवेबल कि पे एक पे अप्लाई बेटा? होगा ना सर? दोनों के लिए सर। दोनों पे है वो। दोनों के लिए, हाँ ठीक है। हाँ, दोनों दोनों के के लिए। लिए बेसिकली। इसके बाद देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जनरल क्लॉसेस एक्ट हम पढ़ेंगे बेटा। ये आपका उसमें आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में। इसको डेफिनेशन लॉस, डेफिनेशन एक्ट भी कहा गया है। तो इसमें इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी जो नॉट हेल्ड है, इसके बारे में दे रखा है, एक बार इसको आप रीड कर लेना। इसके बाद हमने कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज पढ़ी थी, क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं ट्रांसफर करने के लिए। तो सबसे बेस्ट पहले आपका टू पार्टीज होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी आपका ट्रांसफरेबल या तो ओरल, वैसे राइटिंग में ही होता है। राइटिंग में आपका एक डीड बनता है। डीड में जैसे कि हम समझ सकते हैं बेटा, आपका रजिस्ट्री, रजिस्ट्री में विटनेस, अटेस्टेशन, अटेस्टेशन में आपका विटनेस भी आता है। ठीक है, अटेस्टेशन इज वैलिड एंड कंप्लीट व्हेन टू विटनेस साइन द इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली एसेंशियल वैलिड अटेस्टेशन के लिए बेसिकली दो या दो से ज्यादा, वैसे नॉर्मली दो ही विटनेस होते हैं। ठीक, इसमें विटनेस क्या करेगा, साइन करेगा इंस्ट्रूमेंट को इन द प्रेजेंट ऑफ एक्सिट्यूएंट। इसके बाद देखो रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा होना चाहिए, आपका प्रॉपर्टी लॉ के द्वारा। नोटिस आपका एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। एक्चुअल ही होता है वैसे, पर्सन नोज अबाउट द फैक्ट इज इन एक्चुअल नोटिस। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव कि उसे ऐसा दिखाया जा रहा है पर रियल में है नहीं। ट्रांसफरी के पास एक ड्यू नोटिस होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रांसफर का। अब बेटा इसके बाद देखो हमने, एक मिनट बेटा, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो
मैंने सोचा बच्चे ज्यादा होते तो ज्यादा करते, बच्चे भी आज आए नहीं। तो एक्सचेंज के बारे में हमने पढ़ा था, सेक्शन 118 से 121 तक आता है। ये एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, जब दो पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप एक थिंग का फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर। तो ये बेसिकली ट्रांजेक्शन आपका एक्सचेंज होता है। अब इसमें एसेंशियल अगर हम समझे तो दोनों पार्टी जो एक्सचेंज कर रहे हो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी कि आपका क्वालिफाइड होना चाहिए कोर्ट से एक्सचेंज करने के लिए। इसके बाद आपका एक म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, जो म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप थिंग्स का होना चाहिए। इंटरेस्ट आपका आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्टी मनी पे नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो गिफ्ट की बात करें बेटा, पहले मैं गिफ्ट करवा देता हूँ। गिफ्ट छोटा सा है, फिर मैं थोड़ा लीज करवा दूंगा। लीज के बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा डॉक्ट्रिन। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा इसमें? नो इशू सर, नहीं सर, करा पहले कर दीजिए। देना। ये थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना बेटा, अगर इसको ऐसे भी आप वर्बल पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। तो देखो गिफ्ट की बात करें तो सेक्शन 122 से 128 में आता है। अब गिफ्ट कैसे हो सकता है ललिता, आप बताएंगे? मूवेबल का होना चाहिए कि इमूवेबल? गिफ्ट किस पे अप्लाई सर होता है? दोनों का हो सकता है, कोई भी बोथ। जैसे ब्लड रिलेशन में पेरेंट है वो भी दे सकता है, फ्रेंड भी दे सकते हैं, और मूवेबल मूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज पे बन सकता है ये। और हम्म इसके बदले में कोई ट्रांजैक्शन या कोई भी डील नहीं होती, कैश डील वगैरह की कंसिडरेशन नहीं होती है होता तो इसमें, हाँ, नो कंसिडरेशन नहीं कंसिडरेशन। आएगा इसमें, ये प्राइस नहीं होता। ये बिल्कुल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। वॉलेंट्री। अब देखो गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलेंट्री, इच्छा अनुसार, विदाउट किसी कंसिडरेशन बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर टू अनदर कॉल्ड द डोनी, एक्सेप्टेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। अगर मैं बात करूं गिफ्ट के क्या क्या एसेंशियल है, तो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए। जो सब्जेक्ट मैटर है गिफ्ट का वो एग्जिस्टिंग मूवेबल रिमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो ट्रांसफर आपका मेड वॉलेंट्री होने चाहिए, आपका डन होगा बिना किसी कंसिडरेशन के। या एक्सेप्टेंस ऑन द बिहाफ ऑफ डोनी होना चाहिए। ठीक है बेटा, सच एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर व्हाइल ही इज कैपेबल ऑफ गिविंग। तो सबसे पहले हमने गिफ्ट में क्या पढ़ा, एक प्रॉपर ट्रांसफर ओनरशिप का होना चाहिए, यानी कि हमें पोजीशन ही ओनरशिप भी देनी है। इसके बाद जो सब्जेक्ट मैटर है गिफ्ट वो आपका मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों हो सकते हैं। जो ट्रांसफर वॉलेंट्री होना चाहिए, ये बिना किसी कंसिडरेशन के डन होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो गिफ्ट है, गिफ्ट में कौन सी दो पार्टीज होती है बेटा, डोनर और डोनी। जो डोनी। दोनों। डोनर है वो जो डोनर है वो पर्सन कंपिटेंट करेगा किसके लिए, ट्रांसफर के लिए। वहीं डोनी आपका एक ऐसा कोई भी पर्सन हो सकता है। अब एक गिफ्ट जरूरी नहीं कि बेटा, अगर जैसे हम बात करें टैक्सेशन टर्म्स में, टैक्सेशन टर्म में एक अदर सोर्स एक टॉपिक आएगा आपका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो उसमें कहता क्या है, जो गिफ्ट है बेटा हम पढ़ेंगे चीज को। जो गिफ्ट है वो टैक्सेबिलिटी के टर्म्स में कब आता है, जब आपका वो 50,000 से ज्यादा का है। तो देखो अगर 50,000 से कम है तो उसमें अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर कोई गिफ्ट हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड होना चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ डोनर अटेस्टेड बाय एटलीस्ट टू विटनेस। और गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट या द बाय द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, गिफ्ट इन फेवर ऑफ समवन इज रजिस्टर बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द डोनर, द गिफ्ट इज इनकम्प्लीट। मान लो अगर हमने रजिस्टर तो कर दिया गिफ्ट, पर वो एक्सेप्टेड नहीं किया जा रहा, तो ये गिफ्ट क्या होगा आपका, इनकम्प्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपका नेसेसरी फॉर्मेलिटी है किसके लिए, फॉर एनफोर्समेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये बेसिकली सस्पेंड नहीं कर सकते गिफ्ट। इसके बाद डोनी इस केस में आस्क कर सकता है डोनर को कि गिफ्ट को कंप्लीट करे रजिस्ट्रेशन से। मोस्ट एसेंशियल थिंग क्या है, वैलिडिटी इज इट एक्सेप्टेंस। अगर गिफ्ट आपका एक्सेप्टेड है तो ये रजिस्टर्ड नहीं होगा एज अ वैलिड गिफ्ट।
इसके बाद देखो गिफ्ट आपका इररिवोकेबल है। बेटे इररिवोकेबल क्या होता था आप वेद उसे व्यास? वापस नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ ठीक है, वेरी वापसी। गुड। वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा आपकी बहुत। सर इररिवोकेबल मीन्स आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, वापसी नहीं। आपने अगर किसी को गिफ्ट दे दिया तो आप उससे वापस नहीं मांग सकते, फिर आपका उस पर कोई राइट नहीं है। ठीक है बेटा। तो देखो गिफ्ट क्या आपका रिवोक नहीं हो सकता। इच्छा और प्लेजर के अनुसार रिवोकेबल गिफ्ट आपका वॉइड है। ठीक है। अब बेसिकली जो कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जो डिपेंड नहीं हुई किसी विल या प्रेशर ऑफ डोनर के, तो गिफ्ट को हम रिवोक कर सकते हैं ऑन द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट। ठीक है। कंडीशन देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑनरस गिफ्ट होता है। पहले कंडीशनल गिफ्ट कवर अप कर लेते हैं पूरा। तो गिफ्ट जो सब्जेक्ट को कंडीशन प्रेसिडेंट है इज ऑल्सो वैलिड बट द कंडीशन अटैच टू द गिफ्ट शुड नॉट बी इलीगल और इमोरल। अ गिफ्ट फॉर फ्यूचर प्रॉपर्टीज वाइड, यानी कि जैसे आगे चल के कोई मैरिज होती है, फ्यूचर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, तो मैं आगे चल के ऐसे गिफ्ट दूंगा, तो ये बेसिकली क्या आपका वॉइड है। पर कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट हम पढ़ेंगे अभी। तो प्रेसिडेंट एक कंडीशन को फुलफिल होने से पहले क्या जो टर्म्स है वो आपका कंडीशन प्रेसिडेंट हुआ आ गया। और वही सेम बेटा आपका कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होता है, जो कंडीशन के बाद जो टर्म्स आ रही है। ठीक है। क्लियर है बेटा? वेद व्यास, रविंदर, ललिता, ये चीज आपको यहाँ तक? सर एक एग्जांपल से बता सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। जैसे कि गिफ्ट, कोई गिफ्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रेसिडेंट इज ऑल्सो वैलिड। जैसे कि बेटा किसी की बर्थडे पार्टी है, ठीक है। अब बर्थडे पार्टी होने से पहले जो टर्म्स है उसमें हम गिफ्ट के लिए हमने कोई शर्त रखी, एक प्रॉमिस रखा, तो वो आपका वैलिड है। ठीक। अब इसमें जो कंडीशन है कोई इलीगल या इमोरल नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है। बताओ बेटा, सही है यहाँ तक? ओके सर। इसके बाद देखो ऑनरेस गिफ्ट क्या होता है बेसिकली। कोई बताएगा बेटा व्हाट इज ऑनरेस गिफ्ट? सर जो गिफ्ट दिया गया है उसमें बेनिफिट के अलावा कुछ बर्डन्स भी होते हैं। जैसे कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है तो उसके अगेंस्ट कुछ, समझ रहा हूँ, कुछ अमाउंट देना है। तो पार्टी जो है वो सिर्फ हम्म। दोनों कंडीशन को उसको फुलफिल करना होगा। जो फायदेमंद है उसको भी लेगा, और जो उसमें कुछ उसको देना है जो उसके ऊपर बर्डन है वो भी एक्सेप्ट करेगा। एक को एक्सेप्ट, एक को रिजेक्ट नहीं कर सकता। सर इस डेफिनेशन के हिसाब से तो ये है कि काफी सारे गिफ्ट्स का ट्रांसफर हो रहा है, और ये डोनी की चॉइस नहीं है कि वो उसमें से कुछ ले और कुछ को ना ले, उसे पूरा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? देखो ऑनरेस गिफ्ट क्या है बेसिकली, जब पर्सन सेवरल गिफ्ट्स को ट्रांसफर करता है जिसमें मोर देन वन गिफ्ट टू अनदर इन सिंगल ट्रांसफर। ठीक है। Out of this gift, one is not burdened by the obligation, that other is burdened with obligation. Here, the donee has to accept in full. He cannot accept one, which is beneficial, reject the burden with obligation. जैसे कि एग्जांपल से क्या समझा रखा है, ए ने गिफ्ट दिया शेयर्स का किसको, कंपनी एक्स और वाई को। तो एक्स इज प्रोस्परस बट हैवी कॉल्स आर एक्सपेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स इन द कंपनी वाई कंपनी। ठीक है। क्लियर है बेटा ये चीज? बताओ बेटा रविंदर, वेद व्यास, ललिता। नहीं सर, एक बार दूसरा भी कोई एग्जांपल दीजिए कोई प्लीज दूसरा इसका। एग्जांपल, हाँ ये थोड़ा। क्योंकि सर देखो इसमें मैं ये। दूं सर? हाँ जी मैं दूं बताइए। सर? हाँ बिल्कुल, तो बताओ। सर मैंने कंटेनर गिफ्ट किया वेद व्यास जी को, पूरा शिपिंग का कंटेनर गिफ्ट कर दिया, ले भाई ये कंटेनर ले। अब उसके अंदर से बहुत सारी गिफ्ट्स हैं। अब वो कुछ इसके लिए लाइबिलिटी भी हो सकती है, कुछ इनको बेनिफिट भी दे सकते हैं, तो उसको पूरा पूरा कंटेनर एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं बोल सकते यार आउट ऑफ दिस आई एम एक्सेप्टिंग ओनली पार्शल, ये 10 आइटम मेरे को चाहिए बाकी नहीं चाहिए।
क्लियर है बेटा ललिता वेद व्यास? यस यस क्लियर यस क्लियर सर। ठीक है। ये बेसिकली अगर मैं बात करूं, अभी हमने गिफ्ट पढ़ाई किस सेक्शन में आता है बेटा? सर 122 से 128 में एक गिफ्ट्स सौ के सारे अट्ठाईस बता रखे हैं, 122 से 128 सारा। सर बस जैसे नोट्स में है ना, इसमें गिफ्ट हाँ हाँ गिफ्ट का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, ऐसे पर्टिकुलर मेंशन कर देना तो हाँ हमारा जी, दोनों काम हो जाता। अब यहाँ पर ये क्या बेयर है, एक्ट में है सर। हाँ हाँ, यस अभी हमें कोई पूछेगा गिफ्ट, जो हमें पता होगा कि 122 से 128 है, बट इन विच सेक्शन गिफ्ट इज डिफाइंड, वी आर ब्लैंक। हम्म। तो मैंने सेक्शन की लिस्ट अलग से प्रोवाइड की तो है, एक बार चेक करते हैं उनको। एक मिनट बट बेटा, सर पूरा अगर एक ही साथ हो तो आपके ज्यादा साथ बेटर चले है तो ना। बेटर हाँ है वो। जी, हाँ जी। हाँ बस समझ जाओ बेटा। अब देखो इसमें अलग से सारे सेक्शन मेंशन किए गए हैं, मोर्टगेज किए हैं नहीं, फिर। सारे नहीं है सर, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन मेंशन है इसमें, सारे नहीं है इसमें। जैसे ये देखो 105 लिखा है गिफ्ट डिफाइंड, ऐसा उसी देखो, के साथ चलता है ना। हाँ जी, 122 122 में गिफ्ट खाली डिफाइंड, गिफ्ट डिफाइंड, गिफ्ट है, गिफ्ट बस डिफाइंड। बिल्कुल डिफाइंड। समझ जाओ बेटा, पर मैं ना सारे बच्चों को देख के बनाता हूँ। अब आजकल के बच्चों को स्मार्ट स्टडी करनी है बेटा, तो सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ के ही जाते हैं। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि मुझे बेयरएक्ट से कराना चाहिए। पहले मैंने कोशिश की है बेयरएक्ट से, फिर बच्चों ने कहा नहीं अलग से नोट्स दो अलग से, तो मैं अलग से पढ़ाने लग गया। चलो कोई नहीं, आपकी चलो कोई रिक्वेस्ट है नहीं तो सर, नेक्स्ट हाँ जी, क्लास हम हमारे लिए आप कंसिडर बेयरएक्ट कर से ही लीजिए रखेंगे। हमारी रिक्वेस्ट। या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नोट्स ये रखूंगा, और जैसे मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो मैं बेयरएक्ट को ओपन करवा के, बेयरएक्ट का मतलब एक लिंक है, जैसे आप बता रहे लिंक के थ्रू डाउनलोड हो रहा है वैसे होता ही है लिंक के थ्रू, तो मैं वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक के थ्रू हम देख लिया करेंगे जो नई चीज मुझे मिलेगी। ठीक है? ठीक है वेद व्यास। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो बेटा, मेरे को हर बच्चे को देख के चलना होता है ना। मैं आपकी बात से एग्री, आपका ही बैच एक नया बैच है जिसने बोला है मुझे, तो आज तक तो कोई बोलता ही नहीं। सर चलो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ हमारा बैच तो हाँ। अभी आगे और 2 साल है ना, तो एटलीस्ट हम्म। हमारे बैच के लिए ये चीज इम्प्लीमेंट कर लो। हाँ औरों का हाँ तो हमें बिल्कुल क्या कहना, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ हाँ सही बात है, तीसरा बैच तो वैसे भी कंप्लीट ही है। अब देखो हम कहाँ पे थे बेटा। गिफ्ट हमने पढ़ लिया था, ऑनरेस गिफ्ट पढ़ लिया था जो सेक्शन 127 में आता है। इसके बाद हमें लीज करना है। ठीक है, लीज कर लेते हैं जल्दी से। तो बेसिकली लीज है क्या? लीज आपका आता है इसमें 105 से 117। तो लीज बेसिकली होता क्या है? ये इमूवेबल पर लगता है कि मूवेबल पे बेटा? दोनों पे सर। सर दोनों पे ही एप्लीकेबल है। तो देखो डेफिनेशन ऑफ लीज में क्या क्या रहा है। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। सिंस इट इज अ ट्रांसफर टू एंजॉय यूज द प्रॉपर्टी, पोजेशन हरदम किसके पास रहेगी? ट्रांसफरी के पास। जो लीज है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो मेड रहेगा किसके लिए? सर्टेन पीरियड के लिए। अब इसके कुछ एसेंशियल्स हैं, देखो बेटा। सबसे पहले एक ट्रांसफर ऑफ राइट होना चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। परपेचुटी, ये परपेचुटी क्या होता है बेटा? कोई बताएगा मुझे? जो पहले से चले आ रहा है वो कंटिन्यूअस है, जो फॉर रेगुलर है। पीरियड ऑफ इंडेफिनेट टाइम। या ठीक या है, जैसे कि हमें बात करें, एक डॉक्ट्रिन है, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ परपेचुटी कहते हैं। ये एलिनेशन, ये बेसिकली होता क्या है? जैसे दादा की प्रॉपर्टी बेटे ने ली, बेटे की दादा की प्रॉपर्टी बाप ने ली, बाप की प्रॉपर्टी बेटे ने ली, फिर बेटे की प्रॉपर्टी उसका बेटा लेगा। तो ये क्या है? प्रॉपर्टी। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ परपेचुटी अप्लाई हो रखा है, यानी कि एक सिंगल लैंड को उसका वारिस लेगा, फिर उसका वारिस लेगा, फिर उसका वारिस लेगा। ठीक। सो बेसिकली लीज में भी क्या होता है? परपेचुटी और एक सर्टेन टाइम पीरियड लग सकता है। अगर मैं बात करूं, इट इज ए मेड फॉर कंसिडरेशन, ये बेसिकली कंसिडरेशन के लिए होता है। फिर ट्रांसफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ट्रांसफरी।
अब इसके बाद देखो, अगर लीज और लाइसेंस का एक डिफरेंस समझे, अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो लीज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का होता है, और वहीं लाइसेंस में एक परमिशन लेनी होती है, ठीक है, फॉर यूज एट प्रॉपर्टी। लीज क्या है, ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल बोथ है, ये आपका नाइदर ट्रांसफरेबल नॉर हेरिटेबल, ठीक है। इसमें बेसिकली सर इसके इम्प्रूवमेंट के इसके लिए, में हाँ, सर ये लीज जो है ट्रांसफरेबल और इनहेरिटेबल हेरिटेबल कैसे है? लीज तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिया हुआ है ना, तो वो हेरिटेबल कैसे हो सकता है? जैसे सेकंड पॉइंट अगर पढ़ो बेटा 99 ईयर्स की विद्या। लीज दे देते हैं ना, 99 ईयर की लीज दे देते हैं, और उसमें अगर मान ले वो डेथ कर जाता है पर्सन, तो को पर्सन आ जाते हैं ना उसके। नहीं, बट वो पीरियड के लिए है ना, 99 के बाद तो हाँ, वापस ही विद इन जाएगा वो। 99 ईयर, विद इन दैट पीरियड हाँ इटसेल्फ हेरिडिटरी विल कम इनटू पिक्चर विद इन दैट लिमिटेड, इफ द पीरियड इज लॉन्ग। मान लो 5 साल की किसी को लीज पे देता है, तो उसमें उस बेचारे हाँ को जिसको दिया है स्पेसिफिक उसका डेथ हो जाए। हाँ उस ड्यूरेशन के लिए, बट हाँ, विद जनरली इन दैट लीज जो ड्यूरेशन है ओनली। हेरिटेबल है विद इन द ड्यूरेशन हाँ, ओनली। विद इन द ड्यूरेशन। ठीक है बेटा, क्लियर है चीज। यस सर। तो बेसिकली देखो, आपका लीज क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, वही लाइसेंस का एक परमिशन। इसके बाद देखो, ये आपका ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल है, आपका ट्रांसफरेबल हेरिटेबल नहीं है। इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसमें कैसे लाइसेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हम। वही लीज की बात करें बेटा, इसमें क्या है, सेल इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी कंटिन्यूस हो सकता है, बट ये कम्स टू एंड। लाइसेंस कब कम्स टू एंड होगा, अगर हम सेल टू थर्ड पार्टी करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, इट डज नॉट कम टू एंड बाय आइदर बाय द डेथ। ये डेथ से कम नहीं होगा लीज पीरियड, बट ये डेथ से लाइसेंस आपका कम हो जाए, वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, अगर बेटा मैं कॉन्सेप्ट लेना चाहता हूँ, जो लीज पीरियड होता है वो मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड तक का हो सकता है? सर 99। 99 ईयर्स या 99 ईयर्स कहाँ पड़ा बेटा ये? सर ये जितने भी प्रॉपर्टी है जो देते हैं डीडीए और ये सारे, इसका 99 ईयर होता है जो फ्री होल्ड नहीं होता, बट उसको बाद में फ्री होल्ड करवाना पड़ता है। और इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें फिर? सर मिनिमम हो गया ना, मैं तो आप तो मैक्सिमम का पूछ रहे हैं। इंटेंजिबल बेटा, आपने तो टेंजिबल बताया ना, ये जो ये लैंड बिल्डिंग बता रहे हैं। मैं ये इंटेंजिबल की बात कर रहा हूँ वेदव्यास। इसका कितना टाइम पीरियड होता है? सर वो तो उसका जब आइडिया नहीं तक, है सर। वो तो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा ना जब तक आप हो। हम्म, ठीक है बेटा, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है, 20 ईयर्स का मैंने कहीं पढ़ा था, पेटेंट ऑफ 20 ईयर्स। चलो नहीं कोई नहीं, बट वो ये आगे आएगा। वो ये जो ई, डीडीए डीडीए जो प्रॉपर्टी दे रही सर वो 99 ईयर का है। सर वो मेरा ईजमेंट में था 20 इयर्स, उसमें नहीं नहीं था। नहीं, वो तो, हाँ वो मुझे भी ईजमेंट का पता था। है बेटा। राइट हाँ टू यूज द प्रॉपर्टी मिनिमम 20 इयर्स, हाँ ये हाँ, और ईजमेंट गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट लैंड, हाँ हाँ जी, गवर्नमेंट लैंड का 30 और प्राइवेट लैंड का 20 ईयर्स। 20 इयर्स। हाँ उसका मुझे होगा मुझे भी इधर। पता है बेटा ललिता, या, मैं मना नहीं कर रहा। मैं पेटेंट की बात कर रहा हूँ, पेटेंट एक अलग चीज है ना, इंटेंजिबल एसेट्स में आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, आगे आगे देख लेंगे हम। अब बेटा अगर टाइप्स ऑफ टेनेंसी की बात करें, तो टेनेंसी ईयर टू ईयर हो सकता है, जैसे आपका ईयर हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, लीज पीरियड को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे आपका रेंट एग्रीमेंट हम ईयर टू ईयर बनवाते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, टेनेंसी एट विल की बात करता है, अगर टेनेंट है जो, वो स्टे रहता है विद द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड टिल द फर्दर पीरियड इज फिक्स और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इज व्हेन द टेनेंट इज कॉल्ड टेनेंट एट विल। जब तक कोई फर्दर पीरियड डिसाइड नहीं होता लैंडलॉर्ड से, या फिर कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इज मेड नहीं होता, इसमें जो लैंडलॉर्ड मालिक है वो डिसाइड करेगा कि कब तक टेनेंसी को देना है। टेनेंसी एट विल डज नॉट मीन द लैंडलॉर्ड हैज टू गिव प्रॉपर नोटिस टू क्विट। इसका मतलब ये नहीं है कि एक प्रॉपर नोटिस दे छोड़ने का। अब अगर मान लो लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है, तो टेनेंट टेनेंसी पे डिटरमाइन करा जाएगा जब तक टेनेंसी कम्स टू एंड होती है। जैसे अगर 1 साल है,
तो 1 साल से पहले हमने रेंट एग्रीमेंट 1 साल तक का बनवा रखा है। तो उसी 1 साल में अगर मान लो 6 या 7 महीने में क्या हुआ, जो मकान मालिक है उसकी डेथ हो गई, तो जो 3-4 महीने वहां तक आपकी वैकेंसी चलती रहेगी। ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, टेनेंस बाय सफरेंस। तो ये सफरेंस क्या कहना चाहता है बेटा, कोई बताएगा मुझे? अच्छा, पीरियड अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, पीरियड खत्म होने के बाद भी जो कंटिन्यू कर रहा है टेनेंट जो है रहने के लिए, उस पीरियड को बोल रहा है सफरेंस, विदाउट द कंसेंट ऑफ द कंसेंट लैंडलॉर्ड। आफ्टर। हम्म। और ट्रेस पासर क्या होता है बेटा? हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, हाँ जी सर, आईपीसी में था। बिना किसी राइट के दूसरे की प्रॉपर्टी से दूसरे होके को निकलना, घुसना। गुजरना। हाँ ठीक है बेटा। तो देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं, जब टेनेंट कंटिन्यूज टू इन पोजेशन आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ द लीज विदाउट द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, बिना किसी लैंडलॉर्ड के कंसेंट से हम रह रहे हैं, तो ये टेनेंसी बाय सफरेंस होता है। अब ये बेसिकली हम ट्रेस पासर नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि जो टेनेंट है उसने एक वैलिड लीज दिया जब से वो स्टार्टिंग से उसने ज्वाइन किया। नो नोटिस इज नेसेसरी टू हैव टू सच अ टेनेंट फॉर eviction। अब ये टेनेंसी आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी किसके लिए? रेंट के लिए। इज लाइबल टू पे द कंपनसेशन फॉर यूज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड। क्लियर है बेटे ये चीज? बोलो बेटा। सर ललिता, वेदव्यास, रविंदर। सर यहाँ पे एक छोटी सी क्लैरिटी लेनी है। जैसे हाँ टेनेंट हाँ वो जो हमें मंथली रेंट दे, ठीक है, वो टाइम हाँ फ्रेम पूरा होने के बाद ये जबरदस्ती रहे जा रहा है बिना लैंडलॉर्ड की मर्जी हाँ के। अब ये हाँ, फिर बिना मान रेंट। लीजिए, ऑब्वियस सी बात है, ये कोर्ट केस में जाएगा कि मुझे खाली नहीं करना, तो ये कंपेंसेशन के लिए ही लायबल बनेगा, बाकी पूरे रेंट के लिए नहीं बनेगा, जो ये जितने भी टाइम फ्रेम में उस प्रॉपर्टी को यूज किया जा रहा है। नहीं, उसके लिए भी बनेगा। कंपनसेशन विल इंक्लूड आल्सो द लीगल एक्सपेंसेस प्लस द ऑक्यूपेशन एक्सपेंसेस। वो टेनेंसी के बराबर नहीं होगा, और उसके लिए आप लैंड यूज का उससे कोई भी कंपनसेशन मांग सकते हो। ओके। क्लियर है ललिता आपको ये चीज? हाँ जी सर। अब इसके बाद देखो, लीज कब एंड हो सकता है? जब कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ है। ऑपरेशन ऑफ लॉ वही डेथ, इंसैनिटी हो गया, टाइम का बीतना, लैप्स ऑफ टाइम, कोई स्पेशल इवेंट हुई, स्पेशल वही ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया। और लॉ देखो आप, इसमें मर्जर आ गया, सरेंडर आ गया, फिर फोर फीचर आ गया। अभी फोर फीचर का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे? सर फॉरफिट करना, किसी चीज को माफ कर देना, फॉरफिटेड। नहीं, एक वैलिड आंसर नहीं। और कोई बताएगा? सर, दोनों पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। अब जैसे जो टेनेंट है, हम्म तो उसकी जो भी ऑब्लिगेशन है, अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, तो उसने वो फोरफिट हम्म कर दिया है अपना जो हम्म। लीज है, तो लीज फोरफिट हो जाएगी बाय कॉन्डक्ट और बाय ब्रीच। तो बेसिकली फोर फीचर का मतलब क्या होता है? जब कोई आपका रेंट अनपेड है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है लैंडलॉर्ड के द्वारा। यानी कि जब तक कोई फ्रेश फ्रेश उसका टेनेंट नहीं मिलता, तो फोरफीट उस जो आपका जो प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड मालिक है, उसको क्या कर देगा? फोरफीट कर लेगा, यानी कि जब्त कर लेगा। ठीक है। कब? जब आपका अमाउंट अनपेड है। ठीक। तो forfeiture occurs when there is a breach of condition in lease contracted by the leasee। अब देखो लेसर के क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। सबसे पहले सारे जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वो बताए जाएंगे, लीजी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट ड्यूटी लेसर की कि प्रॉपर्टी का पोजीशन रहेगा, ओनरशिप नहीं रहेगा। पोजीशन मतलब यूसेज रहेगा। ड्यूटी टू लेट द लीजी एंजॉय द अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन। इसके बाद लीजी की क्या ड्यूटी है? रेंट टाइम पे पे करना, प्रॉपर्टी को
ऑथराइज पर्पस के लिए यूज करना, नॉट टू कॉज एनी परमानेंट इंजरी। इसके बाद कोई भी मटेरियल फैक्ट्स, सारे के सारे मटेरियल फैक्ट्स पता होने चाहिए लेजर को। नॉट टू मेक एनी चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ लेजर। इसके बाद जो लीजी है वो हैंड ओवर करेगा प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ लीज। क्लियर है बेटा ये चीज? पता हो बेटा? यस सर। कोई डाउट है इसमें? इसके बाद देखो राइट ऑफ लीजी की बात करें तो जो राइट ऑफ एंजॉय एक्विजिशन इन द प्रॉपर्टी, एक्विजिशन का मतलब क्या है बेटा? उससे कुछ बढ़ रहा है, उससे कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, कोई भी चीज एड ऑन हो रहा है, एक्रेशन में कोई चीज एड ऑन हो रहा है। जैसे आपने एग्जांपल दिया था ना उस टाइम, जो मुर्गी को रखा तो मुर्गी के दिए, तो वो भी उसका होगा इस टाइप का। हाँ ठीक है बेटा। इसके बाद देखो डिडक्ट कर सकता है कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस जो भी उसने रिपेयर कराए विद द कंसेंट ऑफ लेसर, लेसर के कंसेंट से। लीजी क्या कर सकता है, कोई भी अमाउंट को रिकवर कर सकता है, जैसे म्युनिसिपल टैक्स अगर उसने बिहाफ पे पे किया लेसर के। राइट टू रिमूव द फिक्सचर, फिक्सचर को रिमूव कर सकता है ही है सिलेक्टेड ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ लीज। ये फिक्सचर क्या होते हैं बेटा? फिक्सचर क्या होते हैं? फिटिंग, फिक्सचर कोई भी फिटिंग। चीज है जो अटैच कर रहा है अपने यूटिलाइज के लिए, जो है किराएदार जो है, जैसे अपना कोई टेबल चेयर आलमीरा जो फिटिंग। भी वहां पर फिक्स किया है वो हाँ चीज हाँ निकाल वेरी सकता गुड, है वो। अच्छा बताया मेरे व्यास ने बेटा। फिटिंग, फिटिंग यानी कोई फीट करा रहा है, पेंटिंग लगा दी, सीनरी लगा दी, ठीक है, या जी। ट्यूबलाइट लगा दिया, फिर बल्ब लगा दिया, तो वो क्या कर सकता है, लीजी निकाल सकता है। लीजी अवॉइड कर सकता है लीज को अगर प्रॉपर्टी पूरा किससे हो सकता है, फ्लड से, फायर से खराब हो गया, ठीक। तो बेसिकली हमने कभी क्या क्या कवर अप किया बेटा, कोई बताएगा रविंदर? क्या क्या कवर अप किया बेटा? बस मेन टॉपिक बता दो, अंदर का मत बताओ। सर बताओ टेनेंसी बेटा। है, वो कमेंट होती है, ये सब बताया हमने। हम्म सॉरी टेनेंसी मतलब लीज, लीज का पेंड होती है, हम्म वो हमने बताया। हम्म ठीक है। और बाय टाइम होती और है, बाय लॉ होती है, हम्म हम्म और फोरफिशर हो जाए या आपका डिफॉल्ट हो, हम्म, ब्रीच हो। ठीक है। तो देखो अब हम इसके बाद देखो कहते हैं कि जब लीज कम्स टू एंड है, हाँ लीज, अच्छा सॉरी, हाँ। अब इसके बाद देखो हमने से क्या क्या पढ़ लिया बेटा, आपका गिफ्ट पढ़ लिया, लीज पढ़ लिया, ठीक है, लाइसेंस थोड़ा सा पढ़ लिया था डिफरेंस के फॉर्म में। इसके बाद एक ऑक्शनेबल क्लेम्स है, या ऑक्शनेबल क्लेम्स भी पढ़ लेते हैं। ऑक्शनेबल क्लेम्स होते क्या है, एक शॉर्ट शॉर्ट सा डेफिनेशन कोई बताएगा मुझे वेद व्यास? शॉर्ट डेफिनेशन बेटा। लिटरल मीनिंग तो बोलो ये बेटा है, वो वेद। भी दूसरे मर्डर पे करना। एक्शन लिया जा सके। हम्म, क्या लिया जा सके बेटा रविंदर? एक्शन सर, एक्शनेबल कोई क्लेम्स, वो क्लेम है क्लेम जिसके अगेंस्ट क्लेम किया गया। Sir, these are उनको claims एग्जीक्यूट करा to सके, उन पे unsecured एक्शन ले debt. सके। अनसिक्योर, क्या Debts. बोले ललिता? बोलो बेटा ललिता, कुछ कह रहे थे आप? सर, जो इसमें लिखा है कि actionable claims are claims to unsecured debts. अनसिक्योर डेप्थ के लिए, ठीक है। हाँ तो बेसिकली अनसिक्योर डेप्थ के लिए जैसे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का मोर्टगेज, हाइपोथिकेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है बेटा। कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, कोई आपका प्रॉपर्टी लॉ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। इसके बाद देखो एक्शनेबल क्लेम आर द क्लेम्स टू सिक्योर डेप्थ। एग्जांपल अगर हम समझे तो जो कोई प्रोविडेंट फंड हमारा बकाया है, किसमें, प्रोविडेंट फंड के ऑफिस में, कोई मनी ड्यू है इंश्योरेंस पॉलिसी से, ये क्या है, ऑक्शनेबल क्लेम, हमें लेना है इसका क्लेम। एरियर ऑफ फ्रंट अक्रूवल, अक्रूवल रेंट का एरियर बचा हुआ है,
इसके बाद कोई पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है तो उस पार्टनर का राइट, ये क्या आपके ऑक्शनेबल क्लेम्स है। ठीक है बेटा। इसके बाद मैं थोड़ा सा मोर्टगेज के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। मोर्टगेज के बाद डॉक्ट्रिन हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोर्टगेज के बारे में शॉर्ट सा एक कीवर्ड कोई बताना चाहेगा बेटा? ललिता, वेद व्यास, रविंदर। सर आज गिरवी 3 ही रखना, बच्चे हैं बेटा। गिरवी रखना। रिमूवल प्रॉपर्टी को किसी डेप्ट के सिक्योरिटी के लिए रखना, दैट इज द हम्म मॉर्गेज। हम्म ठीक है, तो देखो मोर्टगेज की अगर हम बात करें बेटा, मोर्टगेज आपका एक ऐसा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक रिमूवेबल प्रॉपर्टी होता है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस। ठीक है, सो बेसिकली मैंने एक तरह से मैंने कोई लोन लिया है, लोन की तरफ यहाँ पे मैंने क्या करा, जैसे बैंक की बात करूं तो बैंक में बेटा अगर मुझे सिंपल 3 लाख तक का लोन लेना है तो 3 लाख मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है शायद फर्स्ट ईयर में आप लोगों से। तो 3 लाख का लोन लेना है तो सबसे पहले मैं क्या दूंगा बेटा, एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे LOU कहते हैं। वो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, गारंटी प्रोवाइड करता है कि मेरे मैं 3 लाख तक का लोन दे रहा हूँ अंडर द टर्म्स अप्लाइड दैट, कि मेरा उस पे एक अकाउंट ओपन होना चाहिए, सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो मैं 3 लाख तक का लोन ले सकता हूँ। बट आफ्टर 3 लाख मुझे 10 लाख का 20 लाख का देना है तो मुझे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अब ये मोर्टगेज की टर्म्स में हो सकता है, फिर या तो मेरे घर की ज्वेलरी हो गई या फिर मेरी कोई रजिस्ट्री हो गई। क्लियर है चीज जो बैंक बोलता है। अब इस बैंक को क्या होता है बेटा, गिरवी रखा जाता है, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट्स जिसे हम कहेंगे। तो हमें क्या करना होता है, जब हम मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं तो उसके साथ हमें कुछ इंटरेस्ट पेबल होता है। क्लियर है बेटा मोर्टगेज? सर बट ज्वेलरी तो जो है मॉर्गेज के अंदर नहीं आएगा ना, वो तो प्लेज हो गया। यहाँ तो सिर्फ बस इमूवेबल प्रॉपर्टी को रखते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा जी हूँ वेद जी व्यास। जी। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा आप, अगर मैं ट्रांसफर की बात करूँ तो मोर्टगेगर होता है, मोर्टगेगी आपका ट्रांसफर ही होता है। जो प्रिंसिपल मनी और इंटरेस्ट होता है उसको मोर्टगेज मनी बोला जाता है, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है ट्रांसफर का वो मोर्टगेज डीड होता है। ये बेसिकली जो मोर्टगेज है बेटा, ये हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। जैसे वेद व्यास ने हमें बताया, जो सही बताया, मैं बोलने वाला था आगे। जो मैंने ज्वेलरी की बात की, रजिस्ट्री की बात की, जो डिपॉजिट कर रहे हैं हम किसके लिए, ये सब बैंक लोन के लिए, तो बेसिकली आपका प्लेज हो गया जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आता है। मोर्टगेज किस में आता है बेटा, आपका प्रॉपर्टी लॉ में आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आता है। और प्लेज किस में आता है, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है। अब कुछ एसेंशियल्स की बात करें मोर्टगेज करने के लिए, तो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए, और सिक्योर द पेमेंट ऑफ लोन। सो बेसिकली अगर मोर्टगेज की मैं बात करूं तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोर्टगेज आर देयर? बताओ बेटा ललिता, कितने मोर्टगेज होते हैं टोटल? अभी स्क्रीन पे तो मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, सिंपल मॉर्गेज। और भी होते हैं बेटा, कुछ है, कोई नहीं तीन है कोई सर, नहीं। तीन या वेद चार व्यास है ने सर। पढ़ा है। तीन या कितने हैं चार है बेटा सर, वेद? सर कंफ्यूजन में, तीन नहीं या नहीं चार है सर। नहीं सिक्स। नहीं नहीं नहीं। सर सिक्स। 6 आप हाँ पीछे बोल रहे थे, सिक्स। 6। सिक्स हाँ है हाँ सर। 6, अच्छी सिक्स अच्छी है बात है सिक्स। बेटा, आपकी मेमोरी पावर अच्छी है आप दोनों की। रविंद्र आपको ध्यान था 6? नहीं सर, मैं तो टोटल एक ही 6 तरह है बेटा। देखा जो बैंक से हम लेते हैं क्या? प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या गोल्ड लोन हो गया तो। ठीक, तो देखो अगर मैं बात करूं तो टोटल बेटा कितने हैं, ये 6 हैं। ये जो 7 और 8 है ना, ये यूजलेस हैं। अगर हम बेसिक यूजलेस है मतलब कि उसका एक सब पार्ट दे दिया। अगर मैं टोटल बात करूं तो 6 ही मोर्टगेज होती हैं। अभी 6 मोर्टगेज एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पर इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक अलग से नोट्स में थोड़ा सा ओपन करना चाहूंगा इसके लिए। ठीक, अलग से नोट्स में हम आते हैं बेटा। एक बार मैं नीचे देख लेता हूँ, शायद थोड़ा हो अलग अच्छे से दिया हो। वैसे दिया नहीं है उसमें, इसमें डॉक्ट्रिन है। वैसे मेरे हिसाब से बेटा आपका जो एग्जाम होना चाहिए ना, वो पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड होना चाहिए, OMR नहीं देना चाहिए।
क्योंकि फिर बट बच्चों सर को तो होगा नॉलेज ही तो मिलती ओएमआर से ही होगा सर। OMR बोल चुके हैं, लेकिन अगले बोल चुके। सेशन में वो 2 टर्म सेमेस्टर भी आ रहा है, ये भी उन्होंने कंफर्म कर दिया। क्या आ रहा है बेटा? सर जो नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट सेशन जो होगा हम्म, वो सेमेस्टर बेस्ड होगा। अच्छा, सेमेस्टर बेस्ड, यानी कि आप 3 साल के एग्जाम दे रहे तो 6 सेमेस्टर हो जाएंगे। हाँ जी, 6 मतलब सेमेस्टर हमारे जी। 2 पेपर 2 बार होंगे, हाफ ईयरली और वो ऐसे। बट तो वही मैडम ज्यादा इसमें अच्छा है। कंफ्यूजन है। नीतू मैडम बोल रही थी जो सेमेस्टर सिस्टम चालू होगा वो नए बैच के हम्म, लिए स्टार्ट होगा, बट अभी थोड़ा डाउट है सर सर इसमें, जो इनके क्लियर ऑर्डर नहीं आए हैं उसमें उन्होंने बैच कहीं पे भी नहीं लिखा, नहीं सेशन नहीं वर्ड लिखा यूज है। कर रहे हैं। यस, और जब मैंने ब्रजेश सर से क्लैरिफाई किया तो भी उन्होंने यही बोला कि यस, अगले इस साल में आप जो फ्रेश और नोटिस आया उसमें लिखा है कि 25-26 में ये दे रहे हैं इसी को, ईयरली को, हम्म। बट नेक्स्ट सेशन में फिर यही होगा। बैच की तो बात ही नहीं कर रहे वो लोग। तो नेक्स्ट सेशन से सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। हाँ जी, जो इन लोगों ने हाँ नोटिस हाँ शेयर किया उसके हिसाब। हम्म, को मैं भी बेटा नीतू मैम से वीडियो मंगाता हूँ जो बच्चे, क्योंकि अभी थर्ड ईयर की भी क्लास ली है ना, वो भी यही कह रहे थे कि वो एमआर आ गया, एमआर आ गया। अब मुझे इतना इसका नॉलेज नहीं, क्योंकि मैम ने अपडेट नहीं दिया ना मुझे, मेरी बात नहीं हुई मैम से। वो कोई सर नहीं, देखो मैडम आप। ने एक यूट्यूब का लिंक भेजा है, जो वहां पर हम्म यूनिवर्सिटी में पूछा है किसी रिपोर्टर ने ना, हम्म उन्होंने क्लियर किया कि इस हम्म। साल तो ओएमआर से ही होगा। हाँ, तो कोई दिक्कत, अच्छी बात है ना बेटा, मैं तो बोल ही हाँ रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक है। अब देखो, जो मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था, वेरियस डॉक्ट्रिन और मोर्टगेज, मिला बेटा ये पीडीएफ? ये है आपके पास, पहुंचा दिया है, पहले भी पहुंच चुका है। हाँ जी सर। तो अगर डिफरेंट मोर्टगेजेस की बात करें तो ये मोर्टगेज किस सेक्शन में आता है आपका? 58 में आता है। इसमें बेसिकली डेफिनेशन दे रखा है, जो ट्रांसफरर है वो मोर्टगेगर है, ट्रांसफरी आपका मोर्टगेगी है। ठीक है। इसमें जो ट्रांसफर, अभी कौन ज्वाइन हुआ है बेटा? फिर ये तो आपके इंस्टीट्यूट का ही था, बीएड वाला अ- कोई है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। जो ट्रांसफरर है मोर्टगेगर है, ट्रांसफरी आपका मोर्टगेगी है। जो प्रिंसिपल मनी है बेटा आपका मोर्टगेज मनी होता है। जो इंस्ट्रूमेंट है मोर्टगेज डीड। सो बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मोर्टगेज, आपको चार्ट में दिख रहा होगा। ठीक है बेटा। जो एमसीक्यू क्वेश्चन आया था 2025 में, वो 6 टाइप्स ऑफ मोर्टगेज है। सबसे पहला सिंपल मोर्टगेज होता है। अभी सिंपल मोर्टगेज क्या होता है, अगर मैं इसके एसेंशियल्स की बात करूं, सबसे पहले एसेंशियल्स को पढ़ेंगे। तो सिंपल मोर्टगेज एक पर्सनल अंडरटेकिंग होता है, जिसमें मोर्टगेगर क्या करता है, रीपे करने लोन की बात करता है। पोजीशन और इंजॉयमेंट किसके पास रहेगा? मोर्टगेगर के पास ही रहेगा। इसमें पावर ऑफ सेल है, बट टू बी एक्सरसाइज ओनली थ्रू द कोर्ट, और इट मस्ट बी डन बाय द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। इसमें कोई डिलीवरी नहीं होती ओनरशिप या फिर पोजीशन की, या फिर कोई फोर क्लोजर नहीं होता। मुझे कोई समझाएगा बेटा, व्हाट इज फोर क्लोजर? सर टाइम फ्रेम सर से जो पहले ही लोन को क्लियर पहले कर पे बैक देना। कर देना, क्या लोन को बेटा? समय से पहले लोन को क्लियर कर देना, पे कर देना जो है ना। हाँ, वेरी जैसे गुड। 10 साल का है तो हम 8 साल में मान लो क्लियर कर देते हैं लोन, तो वो फोर क्लोजर है। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, अच्छा जवाब दिए। ठीक है बेटा, आपका बैच पढ़ने वाला है ही बेटा, मैं बोलता ही हूँ चीज। इसके बाद देखो, ये बेसिकली क्या कहता है आपका, इट स्टेट्स दैट वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोजीशन ऑफ मोर्टगेज प्रॉपर्टी। इसमें जो मोर्टगेगर है वो बाइंड पर्सनली रहेगा मोर्टगेज मनी के लिए। ठीक है। एंड एग्रीज एक्सप्रेसली implied दैट इन इवेंट ऑफ फॉलिंग टू पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो सिंपल मोर्टगेज में हमने इसके एसेंशियल्स के बारे में पढ़ लिया। पर सबसे पहले पर्सनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, इसमें कोर्ट के द्वारा पावर होनी चाहिए सेल करने का, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से अफेक्ट होगा, इसमें कोई एक्चुअल डिलीवरी ऑफ ओनरशिप पोजीशन नहीं होता और कोई फोरक्लोजर नहीं है। इसके बाद जो पर्सनल अंडरटेकिंग है, ऑब्टेन मनी डिग्री अगेंस्ट अ मोर्टगेगर होना चाहिए। इसके बाद स्यू कर सके मोर्टगेज में, अगर हमें
मोटगी जो मोटगेगी है उसके पास दो रेमेडीज हैं। सबसे पहले वो स्यू कर सकता है मोटगेज के लिए, इसके बाद एक मनी डिग्री ले सकता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? सिंपल मोटगेज, कोई डाउट है? बताओ बेटा, वेद व्यास, रविंदर, ललिता, कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सर लगभग, एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं ठीक बता है, देता ठीक हूँ, है, एक जी सेक जी। एक में मैं थोड़ा एग्जांपल से इसको समझाता हूँ, शायद आप बच्चों को ना समझ में आ रहा हो। एक मिनट बेटा बस, मैं एग्जांपल का वो खोल लेता हूँ पीडीएफ। तो अभी तक बेटा जो हमने फर्स्ट बुक की थी कॉन्ट्रैक्ट, उसको स्टडी किया बच्चों ने? बोलो बेटा, ललिता, वेद व्यास, सर रविंदर। करते तो कर रहे हैं सर थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल नोट्स के हिसाब से साइड चल न्यूज रहे करते हैं, हैं। उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट यस अब हम्म पूरा वर्किंग है तो डेली बेसिस पे तो ऐसे नहीं हो पाता। हम्म। डेफिनेशन ही चेक कर रहा हूँ बेटा मैं, बस एक मिनट, एक मिनट दो मुझे बस। ओके सर, नो इश्यू। आपको अच्छे 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 से वही मैं सोच रहा समझना था है सर, इतना क्योंकि सन्नाटा क्यों है? नहीं नहीं सन्नाटा नहीं बेटा, क्लास में हूँ मैं, ऐसा नहीं। हम्म, थोड़ा अजीब अजीब से दे रखा है ना, दिक्कत ही है सारी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेटा इसी से करा देता हूँ मैं। तो एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बोलो से एक सेकंड रुक जाओ, पीडीएफ। अलग चीज है, सब लोग ऐसे। बोलो बेटा, वेद व्यास, ललिता, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं एग्जाम्पल शो करता हूँ। सर जो चीज सर आपको मिल अजीब जाएगा तो सी लग बेटर है रही सर, है इसलिए। हमें कैसी लगेगी ये हाँ। सोचो। हम तो बिल्कुल नहीं है। क्या बेटा, क्या कह रहे हो आप? नहीं, आप कह रहे थे ना कि अजीब सी लग रही हैं ये चीजें, तो जो आपको खुद ही स्ट्रेंज लग रही है वो हमारे तो ऊपर से ही जाएंगी बिल्कुल। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, सबसे पहले मैंने ये खोल रखा है गूगल का एक लिंक, ठीक है? और मान लो आपको, क्योंकि थोड़ा सा है लैंग्वेज इसका ऐसा ना बेटा, अजीब का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेंज है, पर हाँ थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा आपको पढ़ने में पहली बार में। तो देखो, सिंपल मोर्टगेज तो आप एक पर्सनल अंडरटेकिंग पावर ऑफ सेल थ्रू कोट कर सकते थे बेटा, हम कोई फोरक्लोजर नहीं तो सर रजिस्टर था। स्क्रीन नहीं हाँ आ हाँ, रही, आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे अच्छा रही। अच्छा, सॉरी हम्म। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, अच्छा बताया बेटा, स्क्रीन में दिखाई दे रही है, एक मिनट।
यार रुको एक मिनट, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, उससे दिखा देता हूँ। अगर मैं सिंपल मोर्टगेज की बात करूं तो जैसे कि एग्जांपल मुझे बोल रहा है कि टेकिंग अ होम लोन फ्रॉम अ बैंक वेयर यू लिव इन द हाउस बट बैंक होल्ड्स अ लीगल चार्ज अगेंस्ट यू। क्लियर है ना बेटा? जो मोर्टगेगर है उसने अपनी पोजीशन नहीं दी है, बट अगर वो फेल हो गया रीपे करने के लिए तो जो मोर्टगी है उसके पास पूरा अधिकार है, वो सेल कर सकता है प्रॉपर्टी टू रिकवर द डेब्ट। क्लियर है सिंपल मोर्टगेज? बट इस केस पे सर फोरक्लोजर का ऑप्शन होता है। हम जितने भी घर के लिए जो लोन हम्म लेते हैं उस पे हम फोरक्लोजर हम्म कर सकते हैं। मैंने खुद किया दो दो तीनों घर का। तो ये तो सिंपल हम्म। मॉर्टगेज नहीं हुआ ना फिर। यही डाउट है, बाकी तो ऐसे सिंपल है, वो प्रोसेस सब एक है। सिर्फ एक जगह कंफ्यूजन था इसी मुझे। ये चार्ज की बात बोल रहा है ना बेटा वेद व्यास? हाँ, बट एक कंडीशन सिंपल में नहीं सर कि फोरक्लोजर नहीं कर सकते। बट अभी जितने भी हम लोग होम लोन और ये लेते हैं इसमें हम्म फोरक्लोजर है। पहले होता था फोरक्लोजर करने में बहुत ज्यादा चार्ज हम्म लगता था, या ऑप्शन ही होता था हम्म फोरक्लोजर कर ही नहीं सकते। बट अब जो हम्म है 7-8 साल से चेंज हो गए रूल। फोरक्लोजर में कोई चार्ज भी हम्म। नहीं है। देखो आप एक मिनट में दिखाता हूँ तुम। देखो दिख रहा है बेटा आपको ये? जैसे ही क्या बोल रहा है, सिंपल मोर्टगेज में जो बोरोवर है उसके पास कोई पोजीशन नहीं है, बट वो एग्री है। अगर वो लोन को नहीं रिपे कर पाता, जो बैंक है उसके पास पूरा अधिकार है। ये एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट दे रखा है वो अलग बात है, इसमें फोर क्लोजर का आगे टर्म जैसे एग्जांपल से समझा रखा है। हमने कोई लोन ले रखा है बैंक से जहां वो हाउस पे रह रहा है, बट बैंक होल्ड अ लीगल चार्ज अगेंस्ट इट। ठीक है, जब तक उसकी पूरी रीपेमेंट नहीं हो जाती है। ठीक, क्लियर है वेद व्यास? चलूं आगे मैं? या क्लियर है सर, वही टाइप में। हाँ, ठीक ठीक, चलिए आगे। ठीक है ना? जी। अब इसके बाद देखो एक कंडीशनल सेल आ जाती है, इसमें बेटा एक टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है। कैसे टर्म्स एंड कंडीशन? जैसे हम कोई डीड में हमने क्या बना रखा है, इतना अमाउंट पे कर रखा है। ठीक है, तो कंडीशन सेल में क्या कह रहा है, जब मोर्टगेगर क्या करता है, ऑस्टिसिबली सेल, यानी कि जो रियल ओनर नहीं है। ठीक है ना? जैसे आपका बेटा हमने क्या पढ़ा था, जिसमें रियल ओनर नहीं होता, जिसे बनाया जाता है, सेल करता मोर्टगेज प्रॉपर्टी ऑन द कंडीशन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मोर्टगेज मनी और सर्टेन डे द सेल बिकम एब्सोल्यूट। इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है। सबसे पहला, देर इज एन ऑस्टिनेबल सेल होनी चाहिए। ये ऑस्टिनेबल सेल क्या होती है कि मतलब एक रियल सेल मानी जाए, यानी कि जो फर्स्ट पार्टी है उसने सेकंड पार्टी को, ये ऑस्टिनेबल ऑनर पढ़ेंगे बेटा हम, एक डॉक्ट्रिन आता है। ऑस्टिनेबल सेल का मतलब क्या है, मैं सिंपल समझाता हूँ कि जो रियल पार्टी है उसने सेकंड पार्टी को पूरी पावर दे दी कि ठीक है, कि जो सेकंड पार्टी उस जो फर्स्ट प्रॉपर्टी की लैंड को सेल कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर क्या ऑस्टिनेबल सेल ही तो कर रहा है। सारी पावर, सारी की सारी पावर किसको दे रखी है? प्रॉपर्टी डीलर को। और प्रॉपर्टी डीलर किसी थर्ड पार्टी को सेल कर सकता है। ठीक है, तो देयर इज एन ऑस्टिनेबल सेल बाय द मोर्टगेगर टू मोर्टगी और द मोर्टगेज प्रॉपर्टी। अब इसमें मोर्टगेगर कौन होता है, मोर्टगेगी कौन होता है बेटा? कोई बताएगा मुझे? जो मोर्टगेज मॉर्टगेज देता है सर, और जो 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 लोन लेता प्रॉपर्टी है, को मॉर्टगेज रख रहा है, हम्म। दे रहा है जो मॉर्टगेगर, और जो रख रहा है वो मॉर्टगेजी। हाँ, अब देखो एसेंशियल एलिमेंट्स की हम बात करें तो ऑस्टिनेबल सेल होना चाहिए। ये कंडीशन में सेल आपका वाइड होगा जब आपका लोन रीपेड ऑन पर्टिकुलर डेट पे हो जाएगा। तो द प्रॉपर्टी इज देन री ट्रांसफर टू द मोर्टगेगर। इस द रेमेडी कैसे हो सकता है? फोर क्लोजर से रजिस्ट्री। हम देखो मैंने बताया ना बेटा आपको कि इसमें क्या है, कंडीशन फुल कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं फ्लैट को सेल कर रहा हूँ तो मेरा एक डीड, प्रॉपर डीड मेंटेन होना चाहिए। उस डीड या रजिस्ट्री में मेरा इतना अमाउंट स्टैम्प ड्यूटी पेड होना चाहिए।
तो it must be compulsory only if the consideration exceed ₹500। क्लियर है बेटा? इसके बाद देखो देयर मस्ट बी ओनली वन डॉक्यूमेंट। तो मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल आया समझ में ललिता आपको? वेद व्यास, इसमें पर्सनल रेमेडी कोई नहीं है, इसमें फोरक्लोजर करा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, केस है सुनील कुमार सरकार वर्सेस अघोर कुमार बासु। It was held at where separate documents of sale deeds and reconveyance deed are executed between the same party. The same transaction in respect of same property, the transaction could not be called mortgage by most conditional sale। यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टी के लिए डिफरेंट डीड्स मेंटेन होना चाहिए। ये नहीं कि हम सेम टू प्रॉपर्टीज के लिए एक ही डीड को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये आया समझ में, मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। बोलो बेटा ललिता, वेद व्यास। सर क्लियर नहीं हुआ बिल्कुल। अरे यार एकदम समझो ना, सिंपल देखो अब देखो एक एग्जांपल से समझाता। हाँ मैं समझा जी, रहा हूँ। हाँ हाँ जो एग्जाम्पल। प्रॉपर्टी एस्टिमेबल सेल टू द लेंडर विद द कंडीशन दैट सेल बिकेम वाइड्स अपॉन रीपेमेंट और एब्सोल्यूट इफ पेमेंट फेल्स। फॉर एग्जांपल, एक बोरोवर ने अपने फ्लैट को सेल किया लेंडर को फॉर 50 लाख का, बट जो सेल डीड स्टेट कहती है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर बैक अपॉन द रीपेमेंट ऑफ लोन विद इन 2 years। ठीक है ना, यानी कि कंडीशनल सेल, एक कंडीशन लगा दी गई है इसमें कि सर सेल डीड यहाँ क्या हाँ कहती। जी, हाँ एक हाँ चीज बोलो बोलो बेटा। सर, जब हम्म। मोर्टगेज करते हैं तो कंडीशंस तो होती ही है ना, खास तौर पे कि भाई चलो सिंपल, अगर आप बैंक वगैरह के थ्रू जाते हो तो टाइम फ्रेम, टाइम लिमिट तो हर चीज में आती ही है। मैम इसमें सेल आ जाता है, आप सेल कर देते हैं, उसमें आप सिर्फ चार्ज ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें सेल भी हो जाती है। कैसे सर, एग्जांपल दीजिए प्लीज। ये लिखा है ना, अब जैसे मैंने लिया, पैसा लिया कि यार मेरे पास एक प्रॉपर्टी है एडरियस भाई, ये प्रॉपर्टी मैं आपके नाम ट्रांसफर करता हूँ एज अ मॉर्गेज कंडीशनल सेल। अगर 2 साल में मैंने आपको पैसा नहीं दिया तो यू बिकम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। 2 अच्छा, साल के मैं अंदर उसे मैंने पैसा बेच वापस सकती से, हूँ। ओके। हाँ बेच हाँ सकता हूँ ऐसा। हाँ, वो राइट ठीक है। राइट जो ओनरशिप राइट है वो ट्रांसफर हो जाता है, पर कंडीशनल रहता है सिर्फ। तो मॉर्गेज ठीक और है ये बेटा। सेल डीड जो भी होती है ये एक ही डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। सेपरेट मॉर्गेज और सेपरेट कंडीशन सेल का अलग अलग दो डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए रजिस्टर्ड, एक ही डॉक्यूमेंट में दोनों लिखा होगा, रजिस्टर्ड होगा, तो कंडीशनल सेल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, कंडीशनल सेल मतलब मॉर्गेज। मॉर्गेज कम सेल दोनों हो गए एक ही। हाँ ठीक हाँ है। हाँ। यस, नाउ इट इज क्लियर। थैंक यू रविंदर। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो बेटा, अब थर्ड आता है बेटा मोर्टगेज। अभी तक हमने सिंपल मोर्टगेज पढ़ा और मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल पढ़ा। ठीक है, इसके बाद बेटा कौन सा मोर्टगेज आता है? बताओ बेटा, ये कौन सा मोर्टगेज आ रहा है आपका? बोलो वेद व्यास एक बार। यूज फ्रिक्वेंसी मॉडल, यूज फ्रिक्वेंसी मॉडल। हाँ, यूज सफिक्सरी मोर्टगेज क्या कहता है देखो आप, बेसिकली सेक्शन 58D में आ रहा है। अब इसमें होता क्या है देखो, आप ध्यान से समझेंगे आप। मैं इसको एक एग्जांपल से समझना चाहता हूँ, पहले एग्जांपल से कराता हूँ, क्योंकि फिर एग्जांपल से अच्छे से आएगा ना, लिए तो आप खुद से घर से भी पढ़ सकते हो लॉ लैंग्वेज को। अब इसमें देखो आप, इसमें प्रॉफिट्स की बात की जा रही है। जब तक लोन को रीपेड नहीं किया जाता, कोई फार्मर ने अपने लैंड ऑनर ने बेटा अपनी एग्रीकल्चर लैंड को दे रखा है लेंडर को। तो लेंडर को एक पावर दे रखी है कि फार्म कर सकता है, प्रॉफिट को अपने पास रख सकता है जब तक लोन रीपेड नहीं होती। तो जब बोरोवर है पोजीशन को डिलीवर करता है प्रॉपर्टी टू द लैंडर, हु कीप्स इट एंड एंजॉय इट्स रेंट्स और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। यस सर, इसमें पोजीशन भी दे रहा है साथ साथ। ठीक है ना? ठीक है, ठीक। बताओ बेटा रविंदर, क्लियर है? यस सर। इसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ना मैं इसी के लिए,
तो मैं डॉक्ट्रिन तो जल्दी जल्दी पढ़ा दो, फिर कोई फायदा नहीं उससे। अब देखो ये सेक्शन 58 क्लॉज जी में आता है। बेसिकली इसमें ऑथराइज क्या किया जाता है कि रिटेन सच पोजीशन अंटिल द पेमेंट ऑफ मोर्टगेज मनी। तो इसमें बेसिकली इसमें टू डिफरेंट यूज सफिक्सरी मोर्टगेज ऑन सेम प्रॉपर्टी नहीं हो सकते। इन दिस टाइप ऑफ मोर्टगेज इसमें मोर्टगी के पास एक एडवांटेज है रीपे करने का। ठीक है, क्लियर है बेटा ये चीज। अब इंग्लिश मोर्टगेज पढ़े, बताओ बेटा। यस सर, यस सर। देखो आप, सिंगल मोर्टगेज क्या कहता है, देखो आप, सिंगल मोर्टगेज कहता है जो बोरोवर है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर एब्सोल्युटली लैंडर को कब करेगा, जब तक उसकी फुल रिपेमेंट नहीं आती। यानी कि टेकिंग अ हाई वैल्यू लोन वेयर द प्रॉपर्टी टाइटल इज इमीडिएटली ट्रांसफर टू द बैंक टू बी रिटर्न ओनली आफ्टर द फाइनल इंस्टॉलमेंट। क्लियर है बेटा ये चीज। तो इंग्लिश मॉर्टगेज कहता है कि जब तक हम फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते, तो हमने जो मॉर्टगेज दिया है उसको हम वापस नहीं ले सकते हैं। बताओ बेटा रविंदर, वेद व्यास, ललिता। अच्छा सर, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर बोरोवर को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो हाँ अगर हाँ, उसको वापस वो रीपेमेंट करता है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उसे वापस हो जाएगी दूसरे बंदे को जिसने उसे पहले ट्रांसफर की थी, अपॉन फुल रीपेमेंट। तो ये तो सिंपल जैसी हो गया सर, इसमें कुछ क्या ट्रांसफर हो रही है इसमें एक्चुअली सिंपल नहीं, इसमें 2 बार एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का। फर्स्ट वाले में, सिंपल वाले में सिर्फ चार्ज दिया जाता था, कंडीशनल वाले में कंडीशनल सेल होती थी, एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं होता था जब तक कि वो फेल नहीं होता था। इसमें क्या हो रहा है कि ट्रांजैक्शन पहले दिन पे ही हो जाती है और वो मोल ले लेता है, बट ही विल नॉट क्रिएट अ थर्ड पार्टी इंटरेस्ट फॉर ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द मॉर्गेज। अगर वो लास्ट पे पूरा पूरा पेमेंट कर देता है लास्ट तक, तो वापस से ट्रांसफर हो जाएगा उसके नाम। अदरवाइज द बैंक विल बी द एब्सोल्यूट ओनर, ही कैन क्रिएट अ थर्ड पार्टी ट्रांसफर, ही कैन सेल। करेक्ट है प्रॉपर्टी बेटा। टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। ठीक है, चलूं ललिता, वेद व्यास, रविंदर, यहाँ तक यस क्लियर सर। है बेटा आप सबको। अब इसके बाद दो यस। डीड बच गए हैं बेटा, एक ऑनोलमस है और एक मोर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार इधर ही से समझना चाहूंगा, या रुको उसको भी पढ़ ही लेते हैं। कोई नहीं, आज बेशक टाइम लग रहा पर अच्छे से समझ में आना चाहिए। कंडीशन ये है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसमें भी सेम बेटा, सिंपल की तरह काफी हद तक वर्ड है, बट सिंपल में एक बार एब्सोल्यूट। हाँ हाँ बोलो। बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा था। नहीं सर, वो बेटे ने गलती से कर दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अब देखो इक्विटेबल ट्रांसफर आते, इक्विटेबल मोर्टगेज आते हैं सेक्शन 58 क्लॉज एफ में आता है, मोर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डी से प्रॉपरली से हम इक्विटेबल मोर्टगेज कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसमें होता क्या है, देखो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, इक्विटेबल मोर्टगेज में वो कहते क्या है कि जैसे कि हमने हैंडिंग ओवर द ओरिजिनल प्रॉपर्टी सेल्ड टू द बैंक टू सिक्योर अ क्विक लोन ऑफन यूज फॉर कन्वींस। क्लियर है बेटा। तो जो बोरोवर है, जो उधारी ले रहा है, उसने टाइटल डीड्स को डिपॉजिट कर रखा है विदाउट अ फॉर्मल मोर्टगेज डीड। क्लियर है ना ये चीज। देखो, ना बताओ जैसे बेटा। जैसे पहले होता था बिना कोई लिखा पढ़ी के, जो है आप रख दिया, जैसे प्रॉपर्टी पेपर रख देते थे महाजन के पास, ये वैसा हो गया। हम्म हम्म, थ्योरी कॉन्सेप्ट है ना बेटा। तो देखो इक्विटेबल मोर्टगेज को एक बार यहाँ देखते हैं हम, थोड़ा यहाँ अच्छे से दिखाया क्योंकि वो वैसे हो गया होगा। तो ये मोर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इसमें बेसिकली डिलीवर करते हैं क्रेडिटर अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें एक फैसिलिटी होती है मर्केंटाइल कम्युनिटीज को, जो क्या कर सकते हैं, सडन रेज कर सकते हैं मनी। ये प्रोविजन सिंपल मोर्टगेज ऑल्सो अवेलेबल
also applicable to the mortgage by deposit of title deeds. In both mortgages कोई डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं होता। बेसिकली मोर्टगेज रेमेडी क्या है कि सूट फॉर सेल कर सकता है, ठीक है। फिर लास्ट बेटा आपका एनोमलियस साता मोर्टगेज, इसके बारे में समझते हैं। अब ये एक ऐसा मिला जुला हाइब्रिड टाइप है जो बेसिकली आपका, ये देखो जो सारे के सारे मोर्टगेज पड़े ना, पांचों के पांचों, जो पांचों में नहीं आते वो लास्ट एनोमलियस में आते हैं। कैसे? जैसे क्या, mortgage where a borrower retain possession but the lender is allowed to take the rent. So it can be defined as a combination of simple mortgage and use suffixatory mortgage. Clear है बेटा? बताओ रविंदर, वेद व्यास, ललिता, क्लियर ये चीज? अरे बेटे ऑनमलियस जो मोर्टगेज है कॉम्बिनेशन है दो मोर्टगेज का। सर एक एग्जांपल कोट कर दीजिए इसका भी प्लीज। वही बेटा, अगर मैं बात करूँ तो हाउस रेंट, हाउस में जो टेनेंट रहता है, ठीक है ना। अब जो टेनेंट है वो पोजीशन को एंजॉय कर सकता है पर उसके पास पूरी ओनरशिप नहीं है, और जो लेंडर है, वो लेंडर जो मालिक है वो रेंट ले रहा है उससे, ठीक है। तो ये आपका अनइमलेस मॉर्टगेज हो गया। बट मॉर्गेज के अंदर क्यों आएगा सर? एग्जाम्पल से समझाया ना अच्छा मैंने। नहीं वो सर, बट मोर्टगेज तो वो गिरवी रखने पे हुआ ना, तो हाँ, ऋण ये ऋण के लिए एक, अभी मैं बोला था सर, हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ बोल रहे हैं। और कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल एग्जांपल जिसका मार्केट में जैसे हमने फार्मर ने एक लैंड दे रखा है बेटा। अब जैसे एक्चुअली ये उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या होता है, जैसे जो अपर क्लास ब्राह्मीण फैमिलीज होती हैं वो थोड़े से लोअर क्लास फैमिलीज को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लैंड दे देती हैं, ठीक है। तो जो लैंड दिया है, जो एक तरह से जो जो लोअर कास्ट जो फैमिलीज लैंड को कल्टीवेट कर रही हैं, तो उनके पास एक पोजीशन है, बट जितना भी उसका बेनिफिट मिलता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे हम एक कुछ अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं बीच में, तो जो अमाउंट है वो कौन लेगा? आपका बोरो, वो लैंडर लेगा, ठीक है, जिसका लैंड है, खुद का लैंड है। बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, ये एग्जांपल तो बोल, समझ में आ गया सर। गांव में, आ हमारे गया ना? गांव में रेगा बोलते हैं। जैसे एक साल के लिए फसल में आएगा, इतना अमाउंट दोगे पर एकड़ का। ठीक हमारे है। यहाँ, मैं जी जी। बेसिकली यूपी का हूँ ना बेटा, तो हमारे हाँ, यहाँ मैं बीघा, छत्तीसगढ़ का हूँ। हाँ, बीघा में हमारे यहाँ होता है, हाँ। जी, हमारे एकड़ में रेगा देते हैं। जैसे पर एकड़ 20,000 देगा ऐसा। ठीक है, समझ गया सर। यस सर, हमारे यहाँ क्लियर है, हाँ जी। क्लियर है ना बेटा? जी बताओ बेटा रविंदर, क्लियर है आपको? चलूं मैं आगे? यस सर, यस सर सर। ठीक है। सो ये एग्जाम्पल है, मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा जैसे क्लास एंड होगी बेटा, नहीं तो एक नया पीडीएफ जो हम बनाएंगे उसके साथ भेज देंगे। तो मैं आपको एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, देखो बेटा, एक मिनट। इसके बाद देखो, ये तो सारे 58 सेक्शंस में आ रहे थे मोर्टगेज, ठीक है। एक बार रुक जाओ बेटा आप। अब जैसे देखो, आपका जो डाउट था ना कि सेक्शन, ये तो नीचे जो नोट्स दे रखे हैं इनमें भी थोड़ा सा गो थ्रू चले जाना बेटा एक बार। जब आप पढ़ोगे, जैसे टेनेंसी तीन तरह की थी, टेनेंसी या टू ईयर टेनेंसी, एट विल टेनेंसी, बाय सफरेंस। इसके बाद
लीज, चार्ज और लेन में क्या फर्क होता है बेटा? बताओ, चार्ज और लेन में फर्क। चार्ज तो किसी चीज की वैल्यू हो गया सर, हम्म। बट लेन तो जो है कोई यदि पे नहीं सर, कर पा रहा है तो अपने पास रखना होगा ना, टू कि कोई चीज रिटेन नहीं दे पाया तो। पोजेशन, टू रिटेन पोजेशन हाँ। सर। हाँ, वेरी गुड बेटा, ठीक है। इसके बाद देखो, एक बार ये देख लेना। अब देखो, सब मोर्टगेज और फर्स्ट मोर्टगेज के बारे में पढ़े तो ये देख सकते हैं, ये टाइप्स ऑफ मोर्टगेज में आता है वैसे। ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ऐसे 6 टाइप्स ही होते हैं। तो मिस्टर ए ने मोर्टगेज किया अपना हाउस मिस्टर बी को फॉर अ सम ऑफ 20,000। अगर मिस्टर बी फर्दर मोर्टगेज करता है तो वो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है सब मोर्टगेज। जैसे हमने सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट जी 2 में, जी। सेम वैसे है बेटा। इसके बाद पोजनियम मोर्टगेज क्या कहता है, अगर मिस्टर ए ने मोर्टगेज कर रखा अपना हाउस 50,000 का, मिस्टर बी को 20,000 का, और उसको ज्यादा मनी की नीड है, तो क्या करता है, वो फिर से अनदर मोर्टगेज कर देता है मिस्टर सी को। तो इसमें जो सेम हाउस था 15,000 का, इसमें क्या हो गया, पोजने मोर्टगेज हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट इन ऑर्डर मीन्स जूनियर इन द रैंक और नेक्स्ट इन ऑर्डर। क्लियर है बेटा ये चीज? इसके बाद देखो, और तो कुछ है नहीं इसमें। एक मिनट मैं ऊपर चेक कर लेता हूँ। अब बेटा हम डॉक्ट्रिन स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी तक किसी को डाउट है इसमें? बताओ, बताओ बेटा, डाउट है? चलो बस ठीक है। अभी एक बार और पढ़ लेंगे सर तो क्लियर हो जाएगा, रिपीट कर लेंगे अभी ना अच्छा, मैं क्लास के बेटा बाद। जिससे सवाल पूछता रहा मैं बताते रहना, कितने टाइप्स ऑफ मोर्टगेजेस के नाम बता दो बस। 6 टाइप के हैं सर। हाँ, नाम बता दो बेटा वेद व्यास, बस नाम नाम सिम, बता दो। और सिंपल किस सेक्शन के अंडर आ रहे हैं, सिंपल सेक्शन मॉर्गेज। नंबर। हाँ हाँ, वेरी गुड। 58 में है सिंपल मॉर्गेज। हाँ। सेकंड है मॉर्गेज हम्म। बाई कंडीशनल सेल। हम्म। यूज फ्रक्चुअरी मॉर्गेज। वेरी फोर्थ गुड। था इंग्लिश मॉर्गेज। हम्म। फिफ्थ था इक्विटेबल मॉर्गेज। और सिक्स था हम्म। इनोबुलस मॉर्गेज। ठीक है बेटा, सही बताया, ठीक है। और जो मोर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है, इसका अदर नेम क्या था बेटा? बताओ बेटा आप। मोर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इसका अदर नेम क्या है? बोलो ललिता, रविंदर। सर, ये डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, या वो था अरे जो नहीं बेटा, यूसु यूसु फ्रैक्चरी जो था वर्ड। इक्विटेबल मोर्टगेज, इक्विटेबल मोर्टगेज। ओके। मोर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स पढ़ा था, उसको हम क्या बोलते थे, इक्विटेबल मोर्टगेज बोलते थे, ठीक है। तो अब देखो, मैं कुछ डॉक्ट्रिन जो आज की क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन है, वो 3 डॉक्ट्रिन डिस्कस करना चाहूंगा। वैसे काफी सारे डॉक्ट्रिन है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में, डॉक्ट्रिन के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे? सबसे पहले जो डॉक्ट्रिन बेटा आपका आता है, वो डॉक्ट्रिन कौन सा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लिस्ट पेंडेंस क्या का डॉक्ट्रिन का कुछ बारे में आइडिया है बेटा?
बताओ वेद व्यास, अगर आपने स्टडी जो किया हो जो तो, नहीं तो मैं हाँ उस दिन हाँ बताया हाँ था सर आपने, जो केस पेंडिंग होते हाँ हैं हाँ। कोर्ट में, वो लिस्ट पेंडेंट के हम्म। अंदर आते हैं। हाँ, लीज पेंडेंस के जी अंदर आते हैं, यानी कि पेंडिंग केसेस में हम पेंडिंग अपने जो केसेस है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर ट्रांसफर सकते कर। हैं, अगर अगर जी हमारा केस चल रहा है। तो ये जी डॉक्ट्रिन क्या था, ये डॉक्ट्रिन किसके अंदर आता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। तो बेसिकली लीज यानी पेंडिंग, लीज यानी डिस्प्यूट, पेंडेंस मतलब पेंडिंग सूट। तो ड्यूरिंग द pendency of suit in a civil court, the property which subject to litigation cannot be transferred. For example, A and B litigating in a court of law over the Property Acts. During the pendency of the suit, A transfer Property Acts to the C. The suit and in B favor. Here, C who obtained the property during the time of litigation cannot claim the property. He is bound by the degree of court where B has given the property. जब तक डिग्री का मतलब क्या होता था बेटा? फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमने, ललिता। डिग्री तो अवार्ड सिविल हो गया कोर्ट ना का सर, जजमेंट सर, जजमेंट। हाँ, जजमेंट, सिविल वेरी कोर्ट का गुड। जजमेंट, सिविल डिसीजन, कोर्ट, हाँ, वेरी या गुड। सिविल सिविल डिसीजन, सिविल कोर्ट का। सिविल कोर्ट। हाँ जी जी बेटा, सही बताया आपने। तो जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा वेद व्यास, तब तक हम क्या कर सकते हैं? अपने जो प्रॉपर्टी है उसको सेल नहीं कर सकते नहीं हैं। कर सकते। क्लियर है ना? जब तक प्रॉपर्टी का एक मैटर चल रहा है। तो एसेंशियल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, चीजें पढ़ लेना है। मैं मानता हूं बेटा कि बेयर एक्ट में चलो अच्छे से दिया, पर एक इतने अच्छे डायग्राम फॉर्म में नहीं मिलती चीजें, और अगर मान लो थ्योरेटिकल पेपर होता तो कितना अच्छा लगता। ठीक है। तो बेसिकली एसेंशियल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस की बात करूं तो बेसिकली एक सूट प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन में होना चाहिए। जो सूट ऑफ प्रोसीडिंग है वो कॉलिजिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? जो लिटिगेशन है वो एक रहे, जो राइट इमूवेबल प्रॉपर्टी का दे। इसके बाद ट्रांसफर और डीलिंग होना चाहिए इन डिस्प्यूट बाय एनी प्रॉपर्टी टू द लिटिगेशन। अब देखो आप, क्या मैं बात करता हूँ बेटा, जो लिस्ट पेंडेंस है ये कोर्ट आपका सिविल कोर्ट में ही फाइट किया जा सकता है, फॉरेन कोर्ट में हो सकता है विद व्यास? नो सर, सिविल कोर्ट में हाँ, होगा। वेरी गुड। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिविल को डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस डज नॉट अप्लाई इन द फॉरेन कोर्ट्स। क्लियर है बेटा? और डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस डज नॉट अप्लाई टू मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटा रविंदर, ललिता, ये चीज? यस सर। यस सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन करा रहा हूँ आज। डॉक्ट्रिन जो मैं दो तीन डॉक्ट्रिन कराऊंगा, एक लिस्ट पेंडेंस कराऊंगा, ट्रांसफर टू अनबॉर्न चाइल्ड कराऊंगा, मेरा फेवरेट अनबॉर्न चाइल्ड का, और थर्ड आपका डॉक्ट्रिन होता है ट्रांसफर बाय ऑस्टेनेबल ऑनर। काफी सारे डॉक्ट्रिन है, तो एक थोड़ा सा करेंगे हम अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं डाउट भी पूछूंगा इसके, ठीक है? अब ये जो डॉक्ट्रिन है एप्लीकेबल इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी नहीं होता है। क्लियर है बेटा? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस में कोई डाउट है किसी को? लिस्ट पेंडेंस क्या कहता है बेटा? जब तक हमारा पेंडेंसी ऑफ कोर्ट चल रहा है, फाइनल जजमेंट नहीं आता, तब तक हम उस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकते किसी थर्ड पार्टी को। क्लियर ये चीज? अगर हम सेल आउट करें तो आपका वो वाइड हो जाएगा, ठीक है? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब इसके बाद देखो, आपका जो दूसरा डॉक्ट्रिन मैं कराना चाहता हूं वो डॉक्ट्रिन आपका, एक मिनट बेटा, था तो डॉक्ट्रिन ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड का। अच्छा, किसी को आइडिया है बेटा अनबॉर्न चाइल्ड का? हाँ, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट फॉर द अनबॉर्न चाइल्ड, ये आपका सेक्शन 13 में आता है। तो सेक्शन 52 हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पेंडेंस किया, डॉक्ट्रिन ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड का कहता है ट्रांसफर। तो सबसे पहले देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि फर्स्ट पार्टी है, ठीक है ना? जैसे कि एक फादर है, फादर अपनी प्रॉपर्टी किसी अनबॉर्न चाइल्ड के नाम ट्रांसफर करना चाहता है, ठीक है? तो सब ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक अनबॉर्न चाइल्ड एक
एक लाइफ में एग्जिस्टेंट नहीं होता। जब वो पैदा हो जाएगा अनबॉर्न चाइल्ड, तो आपकी जो ट्रांसफर है वो वैलिड मानी जाएगी। इस ट्रांसफर को वैलिड करने के लिए सबसे पहले जो फादर है उसको अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किसको करना पड़ेगा? मदर को। मदर को करने के बाद जब अनबॉर्न चाइल्ड बॉर्न हो जाएगा, तब उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी के सारे राइट्स किसके पास चले जाएंगे? बॉर्न चाइल्ड के पास चले जाएंगे। क्लियर है ललिता, वेद व्यास, रविंदर, ये चीज? यस सर। यस सर। ऑल द सर हमने राइट्स हिंदू मस्ट में बी। भी पढ़ा था। अच्छा, हिंदू में पढ़ा था? किस में हिंदू पढ़ा था लॉ में, बेटा? हिंदू लॉ में था ना, हाँ जब अनबॉर्न हाँ, हिंदू सक्सेशन चाइल्ड, लॉ। बिल्कुल 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 वही। कराया होगा बेटा, ठीक है। हाँ कराया होगा, ठीक है। ठीक है, कराया होगा बेटा। अच्छा, हिंदू लॉ में प्रिज्यूम डेथ कब तक माना जाता था? कितने सालों तक अगर आदमी मिला नहीं तो उसको डेथ 7 मानी years। जाती? 7 years, हाँ, 7 years। वेरी गुड। चलो, अच्छी बात है, याद तो है। तो देखो बेटा, कहीं ना कहीं क्लासेस बेनिफिशियल होती हैं, या आप मानोगे ललिता? ठीक है ना, संडे अगर हम टाइम नहीं वेस्ट कर रहे सर, हैं तो ये क्लासेस। बिल्कुल होती है, इसीलिए मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि क्लासेस तो होनी ही रेगुलर चाहिए। रहते हैं हम लोग। रेगुलर, बिल्कुल हम ही लोग होते हैं सर। ये तो है। कह रहा हूँ, अगर आपकी बच्चों से बात हो तो बोलो यार रेगुलर रहे, नहीं तो अगर ऐसे रहेगा तो मैं मेरे को, अगर एकेडमी को गुस्सा आ गया तो क्लासेस कैंसिल भी करवा सकते हैं आप बच्चों की, क्योंकि सर ऐसे हमारा रेगुलर पर रहना क्या चाहिए। रहे, एक बात बताओ सर, हम्म। जो अटेंड कर रहे हैं उनको क्यों लॉस सर उठाना जो पड़े? बच्चे आ रहे हैं बिल्कुल। उनको तो करने दो। हाँ हाँ, वो तो जी। करेगा उसे। उनकी करने का फल हम समझ क्यों जाओ भुगते बेटा। हैं? अरे एक बार हुआ है ऐसे, पिछली बार हुआ है बेटा, कैंसिल करा दी गई थी थर्ड ईयर की, क्योंकि वो गिन के एक दो ही बच्चे आ रहे थे और इतना फोर्स किया, वो ले ही नहीं रहे, फिर आखिरी में हुई तो कराया था, ऐसा नहीं कि नहीं कराया था। बट हाँ, क्लासेस डेली लेनी चाहिए बच्चों को, ये जो नहीं लेते ना थोड़ी गलती कर रहे हैं। ये 2 ही तो घंटा होता है बेटा क्लास, उससे ज्यादा और क्या एक्चुअली होता है? ना सबको अब देख। इंप्रेशन ये है कि फर्स्ट ईयर की तरह ये भी थोड़ा उसी लेवल का इजी आएगा तो कर लेंगे। हाँ, नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा बेटा, देख लेना कितनी बैक आएगी आप। मैं पहले बोल देता हूँ, बीएनएसएस में सबसे ज्यादा बैक आती है और बीएसए में। ये नए टॉपिक है ना, अगर हम सीआरपीसी और लॉ ऑफ एविडेंस एविडेंस की बात करें, उसी में बैक आती थी। टैक्सेशन पढ़ा ही नहीं, टैक्सेशन के बारे में आइडिया ही नहीं किसी को। तो सबसे ज्यादा बैक सेकंड और थर्ड ईयर में ही आती है। फर्स्ट ईयर बच्चे निकल लिए तो पूरा एडवोकेट बन जाते हैं ना, दिक्कत की बात ये है। बट सर तो फर्स्ट उसको ईयर भी सारे। इतना इजी नहीं है कि बिल्कुल ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाए उस चीज को कि बिना किए हो जाएगा, बिना किए तो वो भी नहीं हुआ था। मेरे लिए तो इजी है बेटा। नहीं सर, बस फर्स्ट ईयर दो तो बस। सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टफ था। मॉडर्न मुस्लिम लॉ लॉ और और। जो था, हाँ, लीगल 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 स्टडीज लीगल तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे लीगल की लैंग्वेज, जाई हुई थी। हाँ, लीगल बिल्कुल लैंग्वेज बिल्कुल पता ही नहीं अलग जीएस का था। पेपर दे दिया उठा के सर। ऐसा अच्छा वेदव्यास, मर्डर मर्डर लॉ कौन सा था बेटा? मर्डर जी, का तो ये तो मॉडर्न लॉ, सर आप ही ने। मोहम्मद लॉ। नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद ला अच्छा। मोहम्मद, हाँ मोहम्मद मोहम्मद लॉ, अली। मोहम्मद लॉ। अच्छा, मुझे मॉडर्न मर्डर लॉ नहीं पर नहीं, सुनाई दिया। मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ मुस्लिम लॉ सर। है, मुस्लिम लॉ। मॉडर्न सर, वही तो मैं मॉडर्न वही तो बोल रहा हूँ सर। ना बेटा। बच्चा फर्स्ट ईयर की क्लास में अगर पास हो जाता है ना, तो उसको लगता है वो एडवोकेट बन गया, सेकंड थर्ड ईयर उससे हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। पेपर कठिन अगर दे दिया ना, अगर अपने में आ गए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वाले, तो बच्चों की लाइन लगा देंगे फेल करने की, फिर बच्चा एक साल, यार एक साल खराब होता है पूरा। अगर आप बच्चों की तीन तीन में बैक आ गए, मैंने फर्स्ट ईयर में समझाया, तो तीन में बैक आ गई ना, तो आपको उस साल फिर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है। जी। अगर आप एग्जाम नहीं दे पाए तो आपको एक साल रिपीट करना पड़ेगा। जैसे हमारी क्लासेस के साथ ज्वाइन नहीं है बच्चे, वो बच्चे दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा बेटा उन बच्चों का। इसके बाद देखो, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन की अगर हम बात करें, तो अनबोर्न पर्सन हमने समझ लिया, इट शुड बी प्रिसीडेड बाय अ लाइफ स्टेट इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन में होना चाहिए। ठीक है ना, जब तक लिविंग पर्सन में नहीं आएगा, इट शुड कंप्राइज द होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर, सो दैट देयर कैन बी नो फर्दर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अदर। तो देखो इसमें क्या क्या आ रहा है बेटा,
इसमें वही है, ठीक है। व्हेन वेयर ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द इंटरेस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट नॉट इन एग्जिस्टेंस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। इंटरेस्ट जो क्रिएटेड होगा बेनिफिट के लिए वो आपका टेक इफेक्ट जब, वही है सेम बेटा, जब तक बॉन्ड में नहीं आएगा तब तक उसके पास वो उसका पोजीशन नहीं जाएगा, ओनरशिप पोजीशन में एक तरह से नहीं जाएगा। ओनरशिप तो खैर 18 साल के बाद ही ले पाएगा वो। हाँ एंजॉय कर सकता है, पोजीशन का मतलब एंजॉय होता है। क्लियर है बेटा ये चीज? इसके बाद देखो, अगर मैं एक दूसरे उसका कराना चाहूँ तो हम करेंगे क्वेश्चनेबल ऑनर और डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। तो बेसिकली आज की क्लास में मैं 3 डॉक्ट्रिन के बारे में डिस्कस करना चाहता था। एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेडेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, ट्रांसफर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, और डॉक्ट्रिन ऑफ क्वेश्चनेबल ऑनर या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। तो क्वेश्चनेबल ऑनर कौन होते हैं? क्वेश्चनेबल ऑनर आर द ऑनर्स who are not the real owners, but all the rights of real owners are transferred to the optionable owners। यानी कि ऑप्शनेबल ऑनर रियल ऑनर नहीं होते, पर जो भी सारे राइट्स एक रियल ऑनर के होते हैं वो सारे राइट्स किसके पास हो जाते हैं? ऑप्शनेबल ऑनर के। तो वेयर अ पर्सन इज ऑप्शनेबल ऑनर द प्रॉपर्टी ट्रांसफर द सेम फॉर द कंसिडरेशन with the consent of person interested in such removable property, then the transfer shall not be voidable। shall not be voidable means it will be valid, ठीक है। The transferor was not authorized to make it provided the transferee has acted in good faith as the reason to believe the transferor has the power to make the transfer। यानी कि इसमें क्या कह रहा है बेटा होल्डिंग आउट में, कि जो रियल ऑनर है, रियल ऑनर एक सारी की सारी पावर किसको दे देता है? सेकंड पार्टी को। अब ये जो सेकंड पार्टी है गुड फेथ में, बैड फेथ में नहीं, गुड फेथ में फर्स्ट ऑनर की प्रॉपर्टी को सेल करता है किसी थर्ड पार्टी को। तो जो सेकंड पार्टी वो ऑप्शनेबल ऑनर है। एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या है? और जो जो ट्रांसफरेबल है वो ऑप्शनेबल ऑनर होना चाहिए बेटा। उसका एक एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो, एक कंसेंट होना चाहिए रियल ऑनर के साथ। अब ये जो ट्रांसफर है ये क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। अब जो ट्रांसफर है बेटा वो गुड फेथ में एक्ट होना चाहिए, टेकिंग रीजनेबल केयर सच दैट ट्रांसफर हैड पावर टू ट्रांसफर। क्लियर है बेटा? बताओ। और सर एक क्वेश्चन है सर, ये ऑस्टिनेबल हाँ हाँ ऑनर बिल्कुल। बनता कैसे? लाइक मतलब कोई एक एग्जांपल ऐसा बता सकते हो? रुको एक मिनट, पीडीएफ में दिखा देता हूँ, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन सर, इसमें जो कंसिडरेशन अमाउंट जो है वो एक्चुअल ओनर को जाएगा या ऑस्टेंसेबल ओनर को जाएगा? एक्चुअल ओनर को, ठीक है ना। अच्छा, देखो एक्चुअल आप, ओनर को जाएगा। ये बेसिकली अगर जैसे मैं एग्जांपल रविंदर ने हमसे पूछा है, इसमें रिटर्न कंसेंट चाहिए होती है बेटा, और गुड फेथ में एक्ट होगा तभी वो ऑप्शनेबल ऑनर कहलाया जाएगा। तो लाइक पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने तो संभाल के रखा हुआ है शाबाश जनरल या एनीथिंग इन राइटिंग। टीचर्स डे गया तो एक मिनट रुको बेटा, इसका वो दिखाता हूँ। रुको एक मिनट आप। देखो ना, बोल तो रहा बेटा, ही सो बाय कंसर्न एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द रियल ऑनर, यानी कि एक वर्बल रिटर्न या फिर कोड ऑफ कंडक्ट से रियल ऑनर ने डिस्क्राइब कर रखा है कि ये ऑस्टेनेबल ऑनर है, ठीक है रविंदर। वो मैंने कहा शनान वाला तो तुम्हें दे दूंगी और वो जो दूसरा ओके, वो भी मतलब अच्छे इम्प्लाइड बता भी रहे माना हैं जाता है। तो बाद में अगर सर रियल माना ओनर उसको जाएगा, कंटेस्ट कर दे कि भैया ये तो मैंने कभी कोई कंसेंट दिया ही नहीं है, नहीं मैं तो ये वो वो ट्रांसैक्शन दे रहा ये है ना, तो वो दे रहा है ना बेटा, रिटर्न में दे रहा है ना।
रिटर्न और रिटर्न implied में भी दे है। रहा है। हाँ तो Second is कोड और ऑफ implied कंडक्ट, है। तो कोड ऑफ हाँ, कंडक्ट उस में समय उसको रिटर्न ही एग्री तो आ कर गया लिया वो बेटा कोड ऑफ आपका। कंडक्ट, उसने कहा कि ठीक है कर दे, तू ट्रांसफर कर दिया। बाद में जाके वो कोर्ट में चला गया, उसने चैलेंज कर दिया कि ट्रांसफर हो नहीं सकता, आई एम द रियल ओनर। तो वो पहला बंदा जो अब जैसे ऑस्टिनेबल हाँ मैं समझ जाऊँ, जैसे ऑस्टिनेबल ओनर, ऑस्टिनेबल ओनर जैसे प्रॉपर्टी डीलर, जैसे वेद व्यास का सवाल था कि जो कंपनसेशन है वो किसके पास जाएगा, जो कंसिडरेशन है वो रियल ओनर के पास कि ऑस्टिनेबल, जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर सारे के सारे रिटर्न कंसेंट में ऑस्टिनेबल ओनर ने क्या करा, सारा रिटर्न कंसेंट ले रखा है रियल ओनर से, उसने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। अब जो अमाउंट का कंसिडरेशन आएगा जो थर्ड पार्टी देगा वो ऑस्टिनेबल ओनर को देगा। ऑस्टिनेबल ओनर उस प्रॉपर्टी का अमाउंट किसको देगा, फर्स्ट पार्टी को, आफ्टर द डिडक्शन ऑफ कमीशन। क्लियर है वेद व्यास रविंदर ये चीज आपको? Okay, sir. Now clear. ठीक है, Yeah. बताओ बेटा वेद व्यास क्लियर है? सॉरी Yes, सॉरी sir. Clear है, रविंदर। clear है. हाँ हाँ मैं सर सॉरी सॉरी क्लियर बेटा। है। ठीक है, सो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट हमने आज पढ़ा, जिसे ऑस्टिनेबल ओनर का ट्रांसफर भी बोला जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पेंडेंस हमने डिस्कस किया। डॉक्ट्रिन ऑफ क्या पढ़ा बेटा हमने, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। तो अभी जो डॉक्ट्रिन बड़े बचे हैं, जैसे रूल ऑफ परपेचुटी जो लंबे समय तक चलेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रेस, साइप्रेस यानी कि इंजॉय करना प्रॉपर्टी को, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, कोई एक चूज करना, या तो मैं फायदा देख लूं या फिर मैं मुनाफा वो रेंट देख लूं, या तो मैं ऑनर बन जाऊं या फिर मैं रेंट ले लूं, कोई एक फायदा। मैं छोटे छोटे वर्ड से समझा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे हम। इसके अलावा एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम, आई हैव द पावर टू कलेक्ट ऑल द रेंट, ठीक है ना, ये आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ एक्ट कहता है। इसके अलावा तो कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, ठीक है। और मैं दिखाना चाहूँ बेटा, जो आपको पीडीएफ भेजी गई है यहाँ से, जो वेरियस डॉक्ट्रिन एंड टाइप्स के बारे में बता रहा है, सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रेस, तो ये हम डिस्कस करेंगे अभी, मैं नहीं बताऊंगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, कोई एक चूज करना एट द सेम टाइम। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट हमने पढ़ लिया, सुनेबल ऑनर, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग ग्रांट्स बाय स्टॉपल, हाँ स्टॉपल से ऐसे दर्शाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पेंडेंस, पेंडिंग केसेस लिटिगेशंस। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लॉग ऑन रिडम्पशन, ठीक है। मैंने सारे डॉक्ट्रिन ले लिया बेटा। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, कुछ भी पूछ सकते हैं ना आपसे। तो ये सारे डॉक्ट्रिन हम कब करेंगे बेटा, ललिता, वेद व्यास, रविंदर, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी किसी का Yes, डाउट है sir. तो मुझसे पूछ सकता है। बोलो बेटा वेद व्यास, ललिता, आज बच्चे ज्वाइन ही नहीं हुए। नो सर, नो सर। नेक्स्ट क्लास पे इजमेंट भी करेंगे ना सर हम ओके लोग? सर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्लास एक लास्ट क्लास होगी आपकी। और हाँ जी। बेटा, नेक्स्ट क्लास भी ऑनलाइन लूंगा मैं, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि है, ठीक है। तो ऑफलाइन वैसे भी आप बच्चे आते नहीं हो। ललिता आप पहले आते थे, अब आते ही नहीं, ऐसा क्यों? सर बस अब हमारी भी वंस इन अ वीक की छुट्टी होने लगी, तो वो बड़ा वो हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है हाँ मैनेज सही करना। सही सही हाँ बात, जी। सही बात, यस। समझ जाऊं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि मार्च में ऑफलाइन करवाऊं मैं क्लासेस, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं भी बिजी चल रहा हूँ, तो इसी के लिए मैंने ऑनलाइन के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। और वैसे भी बच्चे आ नहीं देते बेटा, तो ऑनलाइन मैंने कहा ऑनलाइन ही ले लेते हैं क्लास, कोई पढ़ाई में तो डिस्टर्बेंस हो नहीं रही है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी संडे बेटा, हम ऑनलाइन ही रखेंगे, उससे होगी क्लास, छुट्टी अब से क्लास की नहीं होगी। अब पूरा मई रेगुलर क्लासेस चलेंगे हर संडे, ओके सर। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। जी। या ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय। ओके, बाय। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, जा सकते हो आप सब।